हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशन एंड चैनल फिक्शन विद फुजोश्री। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आ गई हूँ। आई नो आपकी कंप्लेंट से मैंने पहले के वीडियो कंप्लीट नहीं किए हैं और नए वीडियो स्टार्ट कर दिया है, लेकिन उसका रीज़न है कि मुझे प्लीज़ लव मी पर तो अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। उसके मुझे कमेंट भी आते हैं कि वो एफ लोगों को चाहिए, लेकिन जो फेटेड मेट्स है उस पर अब की बार अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला है, तो इसलिए मैं फेटेड मेट्स को होल्ड पर रख रही हूँ। और जब प्लीज़ लव मी कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद मैं इसे रीस्टार्ट करूँगी और उसकी स्टोरी में मुझे थोड़ा सा चेंज करना है, तो उसको लाने में भी टाइम लगेगा, लेकिन मैं प्लीज़ लव मी को जल्दी ही कंप्लीट करूँगी। एंड मैं आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर आई हूँ। जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, स्टोरी का नाम क्या है, माय कोल्ड हस्बैंड। एक मॉडर्न शानवंग ओमेगावर्स एफ होने वाला है। ये जो एफ है, ये वैसे तो मेरे दिमाग में भी रिसेंटली आया है, 2-3 दिन पहले आया था और मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। ये ऐसे तो मेरी इमेजिनेशन है, लेकिन ये जो स्टोरी है ये जिस चीज़ पर बेस्ड है, ये मतलब मैंने अपने आसपास ऑब्जर्व की है। ये एक ट्रू इवेंट पर बेस्ड है, लेकिन मैं ये भी नहीं कह सकती कि ये पूरी तरह से ये एक ट्रू स्टोरी है, क्योंकि नहीं, ये पूरी तरह से ट्रू नहीं है। बस इसका जो कॉन्सेप्ट मैंने उठाया है, इस जो जैसी स्टोरी होने वाली है, जिस तरीके से मैं आपको बस समझाना चाहती हूँ, वो इतना सा कॉन्सेप्ट एक ट्रू इवेंट पर बेस्ड है। और बाकी जितनी भी इमेजिनेशन है, जितना भी मेरा पूरी जो स्टोरी है वो मेरी इमेजिनेशन पर बेस्ड है। मैंने उसे सोचा है और मैं ही उसे लेकर आई हूँ। तो आप इसे अपने हार्ट में नहीं लेना कि ये पूरी ही रियल स्टोरी है। नहीं, ये पूरी ही रियल स्टोरी नहीं है, लेकिन ये स्टोरी है मैंने अपने आसपास देखा है, और जहाँ तक कि मैंने अपने रिलेटिव्स में, अपने रिश्तेदारी में ये चीज़ें देखी है, और एक बार नहीं बल्कि 2 से 3 बार देखा है। तो मैं बस उसे आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और ये प्रेजेंट टाइम की भी एक बात है कि आजकल ये सब बहुत ज़्यादा होने लगा है, तो इसीलिए ये बस मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, और फिर मैं आपके ओपिनियन जानना चाहती हूँ। तो पहले मैं आपको स्टोरी बताऊंगी और फिर उसके बाद लास्ट पार्ट में अपना ओपिनियन दूंगी, और मैं बताऊंगी कि ये चीज़ किस चीज़ से रिलेटेड है, या फिर मेरा दिमाग में आइडिया कैसे आया। मैं आपको ये ज़रूर समझाऊंगी, बस वो समझाऊंगी मैं लास्ट पार्ट में। इस स्टोरी को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी, और कोशिश करूँगी कि 2 पार्ट्स में ये कंप्लीट हो जाए। और अगर ये 2 पार्ट्स में कंप्लीट नहीं होगी तो पूरी कोशिश करूँगी मैं तीसरा पार्ट लेकर आऊँगी, क्योंकि मुझे खुद भी लगता है, एंड कभी कभी मुझे कंप्लेंट्स भी आती है कि मैं जितने भी मेरे वन शॉट लेकर आती हूँ, वो वन शॉट को मैं एक्सप्लेन तो अच्छी तरह से कर देती हूँ, लेकिन बाद के जो शानदार मोमेंट्स हैं या फिर उनके जो फैमिली मोमेंट्स हैं, वह मैं ठीक से नहीं दिखाती हूँ, और यही कंप्लेंट्स मेरे सब्सक्राइबर्स की भी रहती हैं। तो इस बार मैं एक व्लॉग लेकर आऊँगी जिसमें उनके मोमेंट्स भी हो, मैं उनके मोमेंट्स को हटाऊँगी नहीं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एंड तो आइए हमारी स्टोरी को स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए भी अनसब्सक्राइब कर दिया है, तो उनके लिए मैं बस यही कहूँगी कि मैं जानती हूँ मैं रेगुलर नहीं डाल पा रही हूँ, तो प्लीज़ चैनल को अनसब्सक्राइब मत कीजिए, क्योंकि अगर आप चैनल को अनसब्सक्राइब करोगे तो वीडियो की रीच नीचे जाएगी, चैनल की रीच नीचे जाएगी, और फिर मैं वीडियो नहीं डाल पाऊँगी, क्योंकि फिर यूट्यूब अलो नहीं करता है। जब मेरा बनाया हुआ कंटेंट आपको पसंद नहीं आ रहा है तो फिर यूट्यूब उस चीज़ को अलो नहीं करता है। तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को अनसब्सक्राइब मत कीजिए। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों ने चैनल को अनसब्सक्राइब कर दिया है, तो प्लीज़ चैनल को अनसब्सक्राइब मत कीजिए, और जितना हो सके उतना सब्सक्राइब कीजिए। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और स्टोरी सुनते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए कीजिए, और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि जो भी मैं स्टोरी डालूँ वो आप उसका नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, ये एक फोर्स्ड अरेंज मैरिज पर बेस्ड है एंड मॉडर्न है। इसका मतलब ये एक बिजनेस मैरिज होने वाली है। तो अब हमारे मेन लीड्स के बारे में जान लेते हैं, स्टोरी कैसी होने वाली है वो जान लेते हैं। हमारा फर्स्ट मेन लीड है विभूषण, चाइना का टॉप मोस्ट बिजनेसमैन, चाइना का सबसे यंग बिजनेसमैन, और इतना ज़्यादा रिच है कि कोई सपने में नहीं सोच सकता कि ये पर्सन कितना रिच है। इस पर्सन ने विंग ने जब ये 20 साल का था तभी अपने अलग बिजनेस की शुरुआत की थी। वैसे तो वी फैमिली चाइना की सबसे रिचेस्ट फैमिलियों में से आती है, यहाँ तक कि चाइना की सबसे रिचेस्ट फैमिली है वी फैमिली। वी फेंग मैन ने अपनी मेहनत से अपना जो बिजनेस है वो खड़ा किया था, और वो तब जब विंग 18-19 साल का था तभी उस मुकाम पर पहुंच चुके थे जहाँ पर उनके पास सब कुछ था। उनके पास वेल्थ थी, उनके पास नाम था, उनके पास फेमिनिसिटी थी, सब था। लेकिन फिर भी विंग ने अपनी मेहनत पर दूसरा उसने बिजनेस खड़ा करने की सोची। उसने जब कॉलेज ज्वाइन किया था तो उसने बिजनेस ही ज्वाइन
बिज़नेस की पढ़ाई की थी और उसने सोच लिया था कि उसके फादर का जो बिज़नेस है वो तो है उसके पास, वो कुछ करे या ना करे तो भी वो उसके पास ही आएगा। वो उसका इकलौता हायर है, विंग का और कोई सिबलिंग्स नहीं है, वो एक इकलौता हायर है उस पूरी कॉरपोरेशन का, वी फैमिली का। तो जितने भी प्रॉपर्टीज वी फैमिली के हैं वो तो विंग के पास आएंगे ही। विंग को ये शुरू से ही पता था, लेकिन विंग को खुद के दम पर करना था ताकि कहीं लोग ये नहीं कर सके कि विंग सिर्फ अपने उसके फादर ने जो भी कमाया है उसके टुकड़ों पर विंग ने ये कंपनी खड़ी की है, या फिर विंग बस अपनी लेगेसी को आगे बढ़ा रहा है। विंग खुद अपने लिए कुछ करना चाहता था, इसीलिए 20 साल की उम्र में उसने अपनी लाइफ टाइम में जितनी भी सेविंग्स की थी उसने उससे अपना बिजनेस स्टार्ट किया। शुरुआत में बिजनेस इतना अच्छा नहीं था। विफेंग मैन ने कहा था विंग को कि वो उसकी मदद कर देंगे। विफेंग मैन की मदद से विंग का वो बिजनेस बहुत जल्दी आगे बढ़ सकता था, लेकिन विंग ने अपने फादर को मना कर दिया और कहा कि वो अपने दम पर अपना कुछ करना चाहता है। तो इसीलिए उसने अपना खुद का बिजनेस किया। 2-3 साल उसने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया और उस पर धीरे धीरे उसकी कंपनी बढ़ने लगी, लोग उस पर ट्रस्ट करने लगे और आज 27 साल का विंग चाइना का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है। वो बिलियनर्स में आता है। एंड सबसे बड़ी बात है कि वो बहुत ज़्यादा कोल्ड है, ऐसा सबको लगता है, लेकिन विंग अपनी फैमिली के लिए बहुत चीयरफुल है और एक हैप्पी पर्सन है। विंग की लाइफ में ज़्यादा लोग नहीं हैं, उसके पेरेंट्स हैं, उसकी माँ बाबा और 2 या 3 उसके फ्रेंड्स हैं, जिसमें है शू यंग जो कि खुद शू कंपनी का CEO है अपने फादर की कंपनी का, और वो खुद बहुत अमीर हैं। दूसरी फ्रेंड है वेनिंग और वेंचिंग जो कि वेन फैमिली के सिबलिंग्स है, और वेन फैमिली भी बहुत अच्छा खासा नाम है। वेन फैमिली का भी चाइना में वो भी बहुत रिच फैमिली है। तीसरा फ्रेंड है नी हुई सांग, नी कंपनी या फिर नी फैमिली का छोटा बेटा। नी फैमिली भी बहुत अच्छी फैमिली या फिर एक रिचेस्ट फैमिली है चाइना में। एंड विंग का पांचवा फ्रेंड कहें या फिर कहें विंग की गर्लफ्रेंड, विंग की लव ऑफ लाइफ, वो है वांग इफे। वांग इफे ऐसे तो किसी भी बड़े फैमिली या फिर रिच फैमिली से या फिर उसके पीछे कोई ऐसा खानदान नहीं है जिससे उसे बड़ा कहा जा सके। वांग यीफई एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। उसके पेरेंट्स जो थे वो कोटर साइड में रहते थे, गांव साइड में रहते थे। वहीं से यीफई को स्कॉलरशिप मिली थी। वो स्कॉलरशिप से यहाँ एक कॉलेज में आई थी जहाँ पर ही विंग पढ़ा करता था। वहाँ पर उनकी दोस्ती हुई। जब वो लोग कॉलेज में थे तो विंग से कोई ज़्यादा बातें नहीं किया करता था, क्योंकि विंग का जो फेस था वो सबको बहुत कोल्ड लगता था और विंग हार्ड टू रीच लगा करता था। फर्स्ट तो इतना बड़ी कंपनी का हायर होने वाला था वो, और ऊपर से वो बहुत कोल्ड था। तो कोही ओमेगा सब लोग पसंद तो करते थे क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा हैंडसम था, एक डिफरेंट पर्सनैलिटी था, लेकिन विंग के पास जाने की कोई हिम्मत नहीं करता था। लेकिन यीफे ने विंग के पास जाने की कोशिश की। विंग के जो दोस्त थे वेंचिंग, वेनिंग, शुएंग एंड नी हुई सांग, ये विंग के दोस्त बचपन से ही, किंडरगार्टन से ही ये चारों दोस्त हैं। तो ये तो विंग को जानते हैं, लेकिन यीफे नहीं जानती थी। फिर भी उसने कोशिश की। शुरुआत में तो विंग ने उसे कोल्ड शोल्डर ही दिया था, लेकिन धीरे धीरे वो उसकी दोस्त बनी और दोस्ती कब उनके रिलेशनशिप में बदल गई, कब वो एक दूसरे से प्यार करने लगे, ये दोनों को पता नहीं चला। उसके बाद विंग ने यीफे को यही जहाँ पर वो रहता है उसी शहर में एक अपार्टमेंट दिलवा दिया, और यीफे अब वही रहती है। यीफे एक मॉडल बनना चाहती है, एक एक्ट्रेस बनना चाहती है, तो वो उसी की तैयारी करती हैं। और विंग और यीफे को रिलेशनशिप में होते हुए अब 7 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने शादी नहीं की है। और शादी क्यों नहीं की है ये आपको स्टोरी में पता चल जाएगा। तो ये था हमारा विंग। एंड अब इसकी शादी इसके फादर जो हैं वो एक ऐसे पर्सन से करवाना चाहता है जिसको विंग ने कभी देखा नहीं, कभी उसका नाम नहीं सुना। यहाँ तक कि विंग उस पर्सन से नफरत करने लगेगा जब भी उसके फादर कहेंगे कि उससे शादी करनी है। तो ये था हमारा फर्स्ट मेन लीड विभूषण। कोल्ड, रूथलेस, बिलियनर एंड हैंडसम, बहुत ज़्यादा हैंडसम पर्सन है। एंड अब हमारा सेकंड मेन लीड है लेन वांग जी। एक मिडिल क्लास फैमिली नहीं कह सकते क्योंकि मिडिल क्लास से थोड़े से ऊपर हैं। वांग जी के फादर इतने अमीर नहीं हैं जितने विंग के हैं या फिर शुएंग, वेंचिंग या वेनिंग के हैं। इतने अमीर उसके फादर नहीं हैं, लेकिन हाँ उसके फादर ने अपने दम पर अपने बिजनेस को स्टार्ट किया था। वांग जी एक काम पर्सन है, वो एक ओमेगा है, ऊपर से बहुत ज़्यादा शांत है। वांग जी की लाइफ में भी कोई ज़्यादा पर्सन नहीं है, उसके बस पेरेंट्स हैं एंड वांग जी का सिर्फ एक दोस्त है। एंटायर लाइफ में वांग जी ने बस एक ही फ्रेंड बनाया है, वो फ्रेंड है शा फ्रेंचेन। शा फ्रेंचेन की फैमिली बहुत अमीर है, लेकिन फिर भी शिनचैन वांग जी को अपने छोटे भाई की तरह मानता है। शिनचैन भी एक ओमेगा है, दोनों ही डोमिनेटिंग ओमेगास हैं। एंड शिनचैन वांग जी बहुत ज़्यादा मदद करता है।
वांग जी के पेरेंट्स शुरू से ही मिडिल क्लास थे, और वांग जी के जो फादर थे वो वी कॉरपोरेशन में एज अ विंग के फादर के पर्सनल सेक्रेटरी काम किया करते थे। उन्होंने लगभग 5 से 6 साल तक उनकी कंपनी में काम किया था, लेकिन वो काम मिस्टर लेन को सेटिस्फाइड नहीं लगता था। उन्हें लगता था कि वो इससे भी कुछ ज़्यादा कर सकते हैं या फिर वो करना चाहते हैं। तो इसीलिए उन्होंने अपनी सेविंग्स की, जब तक उन्होंने वी फैमिली में काम किया तब तक उन्होंने अपनी सेविंग्स भी की, वांग जी पढ़ाई भी करवाई, ऊपर से अपनी अपनी वाइफ मिसिस लेन जो कि बीमार रहती हैं, वो बाहर काम करने नहीं जा सकती क्योंकि वो बीमार रहती है, तो उनका खर्चा भी उन्होंने चलाया, घर का खर्चा भी चलाया। उसके बावजूद उन्होंने अपनी बचत की, और बचत करने के बाद जब मिस्टर लेन को लगा कि हाँ अब वो अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, तो उन्होंने अपने बिजनेस करना शुरू किया। हालांकि वो बिजनेस अभी तक इतना बड़ा हुआ नहीं है, लेकिन जब वांग जी समझने लगा, जब वांग जी 17 से 18 साल का हुआ, तो वांग जी ने भी अपने फादर की मदद करने की कोशिश की, और अब उनका जो बिज़नेस है वो स्टेबलाइज्ड है, एंड अब उन्हें बहुत प्रोजेक्ट मिलते हैं। लेकिन अभी भी उनका जो बिज़नेस है वो रिकॉग्नाइजेशन नहीं है, वैसे जैसे कि कोई बस नाम ले और पता चल जाए, इतना बड़ा अभी तक उनका बिज़नेस हुआ नहीं है। लेकिन वांग जी और मिस्टर लेन मेहनत कर रहे हैं, और अब तो वांग जी ने मिस्टर लेन के साथ अपना हाथ मिला लिया है, तो वो दोनों मिलकर, बाप बेटे मिलकर अपनी कोशिश करते हैं। रही बात हमें वांग जी के जो कैरेक्टर है, वांग जी की जो पर्सनैलिटी है उसके बारे में, तो वांग जी एक ओमेगा होने के बावजूद एक ऐसा पर्सन है जिसने आज तक ओमेगांव जैसी कोई हरकतें नहीं की है। जब वांग जी 18 साल का था, जब उसकी फर्स्ट हीट या रटाने वाली थी, तो वांग जी ने सोचा था कि वो एक अल्फा ही होगा, क्योंकि उसका जो बोलने का तरीका था या फिर उसके जो बॉडी स्ट्रक्चर था, वैसे तो वांग जी बहुत फेमिनियन है, लेकिन वांग जी एक बहुत कोल्ड पर्सन है। दूसरों के लिए वांग जी बस इतना ही बोलता है जितना दूसरे डिजर्व करते हैं। वो हाँ ठीक है, इन 3 शब्दों से ज़्यादा शब्द नहीं बोलता है। सिर्फ शासन चैन के साथ तो बातें करता है, और अपनी फैमिली से वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है। इसके अलावा वांग जी का ना कोई दोस्त है, ना वांग जी किसी को दोस्त बनाना पसंद करता है। आज तक वांग जी किसी और रिलेशनशिप में नहीं गया है, ना ही उसे किसी अल्फा में इंटरेस्ट है, और ना ही वो सोच रहा है कि वो फ्यूचर में भी इंटरेस्ट नहीं लेगा, क्योंकि वांग जी ने सोचा था कि वो एक अल्फा होगा। लेकिन जब उसके 18 ईयर कंप्लीट हुए, उसकी फर्स्ट हीट आई, तो वांग जी डिसअपॉइंटेड तो हुआ था, और इससे उसके फैमिली वाले और स्टाफ टीचर भी थोड़े से सेट थे, क्योंकि वांग जी उनको कहा करता था कि वो एक अल्फा होगा, वो अपनी फैमिली के इस बिज़नेस को इतना बड़ा कर देगा कि एक दिन वांग जी के फादर के नाम से ही उनकी फैमिली को पहचाना जाएगा, या फिर बस मिस्टर लेन कहने से पूरा चाइना उनको पहचानेगा। वांग जी शुरू से ही एक जुनूनी पर्सन है, एक पैशनेट पर्सन है। वो अपने फादर के नाम को इतना ऊंचा बनाना चाहता था कि चाइना के लोग उन्हें जाने। लेकिन जब वो ओमेगा बना तो सच में वांग जी को बहुत ज़्यादा दुख हुआ था, क्योंकि वांग जी कितना ही अल्फाओं की तरह बिहेव कर ले या फिर हो ले, तो वांग जी को एक दिन शादी करके अपने पेरेंट्स को छोड़कर जाना है, और इसीलिए वांग जी ज़्यादा दुखी हुआ था, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स की इकलौता बेटा है, एंड अब उसकी माँ बीमार रहती है, तो ना तो उसका कोई सिबलिंग्स है। वांग जी अपने पेरेंट्स का ध्यान रखता है, और वो हमेशा अपनी लाइफ टाइम उसका ध्यान रखना चाहता था। वांग जी ने ये भी सोच लिया था कि जब भी वो अल्फा भी होगा तो वो शादी नहीं करेगा, वो अपने पेरेंट्स का ही ध्यान रखेगा। लेकिन जब वो ओमेगा बना तो उसे सच में बहुत ज़्यादा दुख हुआ था, लेकिन धीरे धीरे वांग जी ने उस रियलिटी को एक्सेप्ट किया, एंड अब वांग जी ओमेगा होते हुए भी अपने फादर की हेल्प करता है। हर एक चीज़ में वो किसी भी अल्फा से कम नहीं है, और उनका बिजनेस अब अच्छा चल रहा है। ये थी हमारे वांग जी की पर्सनैलिटी। वांग जी को किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसकी शादी किससे होती है उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये हमने हमारे कैरेक्टर्स के बारे में जान लिया, उसकी फैमिलीज़ के बारे में जान लिया, फ्रेंड्स के बारे में जान लिया। अब स्टोरी लाइन है कि वांग जी के जो फादर हैं, वीइंग के जो फादर हैं, वो वीइंग की शादी वांग जी से करवाना चाहते हैं, लेकिन वीइंग ये शादी बिल्कुल नहीं करना चाहता, क्योंकि वो पिछले 7 साल से वांग यीफे से प्यार करता है। तो वो एक ऐसे पर्सन से कैसे शादी कर सकता है जिसने उसे देखा तक नहीं है, जो उसे जानता तक नहीं है, या फिर वो खुद उस पर्सन का नाम तक नहीं जानता है। लेकिन उसके फादर के आगे उसके कुछ नहीं चली, और उसे उस शादी के लिए हाँ करना पड़ा। और ये क्यों, तो अब हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं और वही देखेंगे। एक बहुत बड़ा मेंशन अभी रात का टाइम हो रखा था, एंड जितने भी लोग जो काम कर रहे थे वो धीरे धीरे अपने घर जाने लगे थे, लेकिन एक मेंशन में माहौल बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था। वो माहौल बहुत ज़्यादा टेंस लग रहा था, और 3 पर्सन एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए थे। एक तरफ खड़े हुए थे मिस्टर एंड मिसेस वी, एंड दूसरी तरफ खड़ा हुआ था विभूषण, चाइना का टॉप मोस्ट बैचलर एंड टॉप मोस्ट बिजनेसमैन। उसने अपने फादर से भी ज़्यादा
ख्याति प्राप्त की है, वो अपने फादर से भी ज़्यादा बड़ा बिजनेसमैन है। लेकिन इससे मिस्टर वी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि वो उन्हें अपने बेटे पर प्राउड है कि उनका बेटा जो वो नहीं कर पाया वो उनके बेटे ने कर दिखा है। लेकिन अभी इस टेंशन का क्या रीज़न है? तभी विंग ने कहा, डैड आपको जो करना है कर लीजिए, लेकिन मैं ये शादी बिल्कुल नहीं करूँगा। आखिर आपको ये फिर से प्रॉब्लम क्या है? मैंने आपसे कहा है कि मैं पिछले 7 साल से उससे प्यार करता हूँ, और अगर आपने मैं परमिशन दे दी होती तो मैं अब तक उससे शादी कर चुका होता। लेकिन आपको पता नहीं क्या है, मैंने आपसे ये उम्मीद नहीं की थी कि आप इस रीज़न पर इफ़े को रिजेक्ट करोगे। ये सुनकर मिस्टर वी ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो और क्या नहीं। तुम्हारी शादी जिससे मैं तय करूँगा उसी से होगी। ये सुनकर विंग ने कहा, आप ऐसा कैसे कर सकते हो डैड? मैंने आपको बचपन से देखा है। आपने मुझे किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया। यहाँ तक कि आपने मुझे आप हमारा बिजनेस ज्वाइन करने के लिए भी फोर्स नहीं किया। आपने बचपन से मुझसे ये कहा है कि मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, जिसमें मेरा इंटरेस्ट है, जिसमें मेरी रुचि है, मैं वो कर सकता हूँ। मुझे सिर्फ बिजनेस ही करने की ज़रूरत नहीं है। तब आपने मुझे फोर्स नहीं किया। तो आप मुझे, जब मेरी लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन है जिसे मैं खुद लेना चाहता हूँ, उस पर्सन के साथ लेना चाहता हूँ जिसे मैं इतने सालों से जानता हूँ, जिससे मैं प्यार करता हूँ, जिसके लिए मैं जान तक दे सकता हूँ, आप क्यों बीच में प्रॉब्लम बन रहे हैं? डैड आपको ईफे से प्रॉब्लम क्या है? सिर्फ इसलिए कि वो मिडिल क्लास फैमिली से हैं? ये सुनकर थोड़ी देर तक मिस्टर वी ने विंग की तरफ देखा और उस हॉल में पूरी तरह से सन्नाटा छा चुका था। उसके बाद मिस्टर वी ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें जो समझना है समझ लो, लेकिन उस लड़की वांग यीफे की शादी में तुमसे कभी नहीं होने दूंगा। तुम जो समझना चाहते हो वो समझ सकते हो। मैंने मिस्टर लैन से बात कर ली है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बात नहीं काटो। अगर तुमने मेरी बात काटने की कोशिश की तो इसका अंजाम बुरा होगा। विभूषण, एक बात याद रखना, तुम्हारी शादी सिर्फ उस ओमेगा से होगी जिस ओमेगा को मैंने तुम्हारे लिए पसंद किया है। तभी मैडम वी ने मिस्टर वी की तरफ देखते हुए कहा, फेंग मियान, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम अपने बेटे को फोर्स कैसे कर सकते हो? और तुम्हें वांग यीफे पसंद क्यों नहीं है? मैंने उस लड़की को देखा है, वो बहुत अच्छी है। मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम सिर्फ इसीलिए यीफे की शादी वूजान से नहीं करवाना चाहते कि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं। आखिर तुम्हारी सोच को हो क्या गया है फेंग मियान? तुम इतने बड़े बिजनेसमैन हो, और अगर तुमने ऐसी सोच रखी होती तो तुम आज इतने बड़े बिजनेसमैन नहीं होते। तो तुम करना क्या चाहते हो? तुम विंग को मना क्यों कर रहे हो? ये सुनकर मिस्टर वी ने मैडम वी की तरफ देखते हुए कहा, मुझे तुम दोनों को कुछ नहीं समझाना। विंग, मैंने तुमसे कहा है वो लड़की मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं, तो मैं नहीं चाहता कि तुम उससे शादी करो। और अगर तुम्हें जो कुछ सोचना है तुम सोच सकते हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात याद रखना विभूषण, अगर तुमने यीफे से शादी की या फिर तुमने जिस मेगा से मैं बोल रहा हूँ उसे शादी करने के लिए मना किया, तो तुम मेरा मरा मुँह देखोगे। और ये सुनकर विंग को यकीन नहीं हो रहा था। विंग 2 कदम पीछे चला गया और वो अपने फादर की तरफ ऐसे देख रहा था जैसे अपने सामने खड़े हुए इंसान को वो जानता तक नहीं है। विंग ने अपने फादर को बचपन से देखा है। उसके फादर एक लविंग फादर थे। इतने बड़े बिजनेसमैन होते हुए भी, इतना ज़्यादा बिजनेस ऑल ओवर वर्ल्ड में होते हुए भी, मिस्टर वी ने कभी भी विंग को नेग्लेक्ट नहीं किया। मिस्टर वी ने विंग को इक्वल प्यार दिया जो कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को देना चाहिए। कभी मिस्टर वी ने विंग को नेग्लेक्ट नहीं किया, और इसीलिए विंग अपनी फैमिली को एक हैप्पीस्ट फैमिली मानता था। विंग के पास एक लविंग पेरेंट्स थे, लविंग फ्रेंड्स थे, एंड अब उससे प्यार करने वाली एक ओमेगा भी थी जो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। लेकिन जब उसके फादर ये बोल रहे हैं कि विंग अपनी मर्जी से शादी नहीं कर सकता और वो यीफे से शादी नहीं कर सकता, तो विंग को यकीन नहीं हो रहा था। उसने मिस्टर वी की तरफ देखते हुए कहा, डैड आप ये ऐसा नहीं कर सकते। आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप मेरे साथ ये सब करोगे। मैंने आपसे कहा है कि मैं इफ़े से प्यार करता हूँ, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ डैड, और आप मेरी शादी किसी और से करवाना चाहते हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप मेरे साथ कुछ ऐसा करोगे। ये सुनकर मिस्टर वी ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, सोचा तो मैंने भी नहीं था कि तुम उस वांग इफ़े से प्यार करोगे, लेकिन तुमने किया। तो अब मेरी बात मानो, अगर तुमने अभी के अभी शादी के लिए हाँ नहीं कहा। ये बोलकर मिस्टर वी ने अपने साइड में देखा जहाँ पर एक फ्रूट बास्केट में एक नाइफ़ रखा हुआ था। उन्होंने उस नाइफ़ को अपने हाथ में उठाया और अपनी रिस्ट पर रखते हुए कहा, अगर तुमने अभी के अभी उस ओमेगा से शादी करने के लिए हाँ नहीं किया जो कि मैंने तुम्हारे लिए चुना है, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और अभी तुम मेरी लाश पर उस ओमेगा से शादी करोगे। ये सुनकर विंग को यकीन नहीं हो रहा था। उसने अपने फादर की तरफ देखा
और वीइंग की आंखों में डेफिनेटली हर्ट था, दुख था, पेन था, और सबसे बड़ी फीलिंग जो थी वीइंग की आंखों में वो थी बिट्रेड की। जैसे जैसे उसके फादर ने उसे बिट्रे किया हो, वही मैडम वी को यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने फेंग मियान की तरफ देखते हुए कहा, मिस्टर वी फेंग मियान, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम अपने खुद के बेटे को ब्लैकमेल कैसे कर सकते हो? मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम्हारा एक रूप ऐसा भी होगा फेंग मियान। ये सुनकर फेंग मियान ने मैडम वी की तरफ देखा, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। उन्होंने फिर वीइंग की तरफ देखते हुए कहा, वीइंग, मुझे तुम्हारा जवाब सुनना है, बताओ क्या तुम शादी करोगे जो मैंने तुम्हारे लिए चुना है? ये सुनकर वीइंग ने अपने फादर की तरफ देखा। वीइंग की मुट्ठियाँ बिछी हुई थी, इतनी ज़्यादा बिछी हुई थी कि उसके जो नाखून थे वो उसकी हथेलियों में चुभ रहे थे, उससे खून आने लगा था। लेकिन वीइंग को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वीइंग के नकल्स वाइट हो चुके थे, दांत वीइंग बहुत ज़ोर से पीस रहा था, और सच में वीइंग की आंखें भी इतनी रेड थी कि अगर कोई नॉर्मल पर्सन हो तो वीइंग को एक पल के लिए डेविल समझ ले, वो वीइंग से डर जाए। लेकिन फेंग मियान वीइंग के फादर थे, इसीलिए वो वीइंग से नहीं डर रहे थे, और वीइंग के पास तो कोई ऑप्शन नहीं था। उसने मिस्टर वी की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है, आप अपनी पसंद के ओमेगा से मेरी शादी करवाना चाहते हैं तो ठीक है, सिर्फ आपके लिए मैं वो शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन शादी के बाद मुझसे ये रिलेशनशिप निभाने के लिए कहिएगा भी मत, क्योंकि मैं ईफे से प्यार करता हूँ और सिर्फ उसी से प्यार करूँगा। मेरा डिसीजन कोई नहीं बदल सकता। जो मेगा इस घर में आएगा वो बस सफ़र करेगा, और उसके सफ़र करने से आपको कितना फ़र्क पड़ता है इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको मेरे सफ़र करने से, मेरे पेन से, या फिर मेरे हर्ट होने से जब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो उस ओमेगा के होते दूर की बात है। आप अब हर्ट हो या नो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बोलकर घूर कर वीइंग फेंग मैन की तरफ देख रहा था। वहीं दूसरी तरफ फेंग मैन ने जब ये सुना तो उसकी पकड़ उस नाइफ पर तेज हो गई थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता। तो उन्होंने मिसेस वी की तरफ देखते हुए कहा, तैयारी करो, हम कल ही मिस्टर लेन को फ़ोन करेंगे और उससे शादी के लिए बात करेंगे। ये बोलकर वो अपने रूम के अंदर जा चुके थे, और वहीं मैडम वी जो भी विंग को देख रही थी, वो विंग को संभालना चाहती थी, लेकिन वो जानती है कि अभी विंग को थोड़ा टाइम अकेले में चाहिए। वो विंग को भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो वहाँ से जा चुकी थी। लेकिन विंग वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था, उसने अपनी मुट्ठियों को भींच रखा था। उसने सामने की तरफ ब्लैंकली देखते हुए कहा, लेन वांग जी, तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, लेकिन एक बात याद रखना, तुम खुश बहुत हो रहे हो क्योंकि तुम एक रिच फैमिली में आ रहे हो। तुम जैसे मेघाओं को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। एक बात याद रखना, यहाँ तुम आके दिखाओ, मैं तुम्हारी लाइफ को नर्क बना दूंगा, हेल बना दूंगा, कि तुम पछताओगे कि तुमने मुझसे शादी क्यों की है। तुम खुश बहुत ज़्यादा हो रहे हो क्योंकि तुम एक रिच फैमिली में शादी करने वाले हो, तुम एक ऐसे पर्सन से शादी करने वाले हो जो कि बिलियनर है। लेकिन तुम्हारी लाइफ को मैंने यहाँ पर रिग्रेट में नहीं भेज दिया तो मेरा नाम भी विभूषण नहीं, मैं तुम्हें हर सांस के लिए तड़पाऊंगा। ये बोलकर विंग वहाँ से निकल चुका था। विंग अपने ब्लैक मर्सिडीज में बैठता है और अपने घर से निकल चुका था। वो एमलेसली चल रहा था। वो तब तक चलता रहा जब तक कि वो एक जगह जाकर रुक नहीं गया, और वो बहुत बड़ा एक्सपेंसिव बार लग रहा था। विंग अपनी गाड़ी से उतरा और बार के अंदर चला गया। विंग बार के जो ओनर्स थे या फिर मैनेजर थे वो विंग को अच्छी तरह से जानते थे, इसीलिए उन्होंने विंग को नहीं रोका। अंदर जाने के बाद विंग वहीं पर बैठ गया जहाँ पर वो यूजुअली बैठता है जब भी अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर वांग यीफे के साथ इस क्लब में आता है एंजॉय करने के लिए। तो जहाँ पर बैठता है विंग वहीं पर बैठ चुका था, और उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक ऑर्डर कर दी थी और वो बस पिए जा रहा था। विंग ने अब तक लगभग 2 से 3 बोतल ख़त्म कर दी थी, लेकिन विंग अभी भी पिए जा रहा था। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसके दिमाग में बस यही बात गूंज रही थी कि उसके फादर उसकी शादी एक ऐसे मेगा से करवाना चाहते हैं जिसको विंग ने देखा तक नहीं है। एंड वो मेगा भी बिल्कुल इफ़े की तरह ही, वो भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। हाँ, उसके फादर ने एक बिज़नेस स्टार्ट कर लिया है, लेकिन वो बिज़नेस अभी तक बढ़ा नहीं है, ना ही फ्यूचर में गारंटी है कि वो बिज़नेस बढ़ सकता है। लेकिन अगर वो वी फैमिली से शादी कर लेगा या फिर वी फैमिली में अपना रिश्ता बना लेगा तो ज़रूर ही वो उनका बिज़नेस ज़रूर ही बढ़ जाएगा। और विंग को यही लग रहा था कि वो सिर्फ पैसे के लिए वी फैमिली में शादी कर रहे हैं, और उसे नहीं समझ आ रहा है कि उसके फादर को इस चीज़ से प्रॉब्लम है कि यीफे मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं, वो उनके स्टेटस से मैच नहीं कर पा रही हैं। लेकिन क्या मिस्टर वी को इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि वो लोग गोल्ड डिगर हैं जिससे मिस्टर वी विंग शादी करवाना चाहते हैं? नहीं तो वो मिस्टर वी का भरोसा कैसे जीत पाते? वो उसके फादर एक पर्सनल सेक्रेटरी थे मिस्टर वी के, जिन्होंने अपना खुद का बिजनेस खड़ा किया है, और ऊपर से वो बिजनेस चल तक नहीं रहा है।
तो मिस्टर वी का भरोसा उन लोगों ने जीत कैसे लिया, और ये सब उन्होंने बस डर्टी ट्रिक्स खेल कर जिताएगा होगा, या फिर वो मिस्टर वी को बस ब्लैकमेल कर रहे होंगे, वी को यही लग रहा था। इसलिए वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। वो इतना ज़्यादा गुस्से में था क्योंकि उसे नहीं समझ आ रहा था कि अब वो यीफे को क्या जवाब देगा कि उसकी शादी होने वाली है 2 हफ्ते बाद, वो किसी और का होने वाला है। शादी एक लाइफ टाइम कमिटमेंट होता है, लेकिन अगर वो किसी और से, वो एक ऐसे इंसान से शादी करने जा रहा है जिसे वो जानता तक नहीं है, और शादी किए बिना, उसकी शक्ल देखे बिना विंग उस पर्सन से नफरत करने लगा है। एक ऐसे पर्सन से जिससे वो नफरत करता है, वो उससे शादी करने वाला है, तो विंग के लिए ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। ऊपर से डिफ़िकल्ट था कि वो यीफे को क्या जवाब देगा, क्योंकि वो जानता है यीफे उससे कितना प्यार करती है, वो खुद यीफे से प्यार करता है। वो यही सोच रहा था, और ये सोचते सोचते उसकी पकड़ उस ग्लास पर इतनी टाइट हो गई कि वो ग्लास आवाज़ करता है उसके हाथ में ही टूट गया। उस ग्लास के बड़े बड़े कांच उसके हाथ में चुभ चुके थे और उससे खून निकल रहा था, लेकिन विंग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो जैसे इस क्लब में भी था ही नहीं, उसका दिमाग कहीं और चल रहा था, वो किसी जोन आउट हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ विंग के तीनों फ्रेंड्स हुईसांग, वेननिंग, शुएंग और वेनचिंग, ये चारों पांचों फ्रेंड्स आए थे इसी क्लब में एंजॉय करने के लिए। उन्होंने विंग से भी कहा था, लेकिन विंग ने उनसे कहा था कि उसे अपने फादर के साथ एक इम्पोर्टेंट बात डिस्कस करनी है। उसके फादर ने उसे घर बुलाया है। विंग को पहले नहीं लगा था कि उसके फादर ये बात उसके साथ डिस्कस करेंगे। विंग को लगा था कि शायद कुछ फैमिली प्रॉब्लम होगी उसके और रिलेटिव्स को लेकर, या फिर कोई बिजनेस प्रॉब्लम होगी, इसीलिए उसके फादर ने उसे तुरंत बुलाया है। लेकिन उसे नहीं लगा था कि उसके फादर उसके सिर पर इतना बड़ा बॉम्ब गिरा देंगे। लेकिन इसीलिए उसके फ्रेंड्स खुद ही आ चुके थे। वो लोग एंजॉय कर रहे थे। वो चारों अभी तक डांस फ्लोर पर थे, और डांस फ्लोर पर जब वो डांस करते हुए थक चुके थे, तो वो वापस वहाँ आ रहे थे जहाँ पर वो विंग के साथ बैठा करते थे। लेकिन वहाँ उन्होंने देखा कि विंग वहाँ पर बैठा हुआ था, और इससे ज़्यादा कि विंग के हाथ पर चोट लगी हुई थी, खून बह रहा था, और जिसका विंग को कुछ एहसास ही नहीं था। यही देखकर सभी लोग, चारों दोस्त जो थे, वो बहुत ज़्यादा टेंस हो गए और वो विंग के पास चले गए। शुएंग विंग के एक तरफ बैठ गया और वेनचिंग विंग की दूसरी तरफ बैठ गए। वहीं हुईसांग और वेनिंग एक सोफे पर जाकर बैठ चुके थे। वेनचिंग ने अपने पास से अपना हैंकरचीफ निकाला और विंग के हाथ से उन कांचों को निकालकर उस पर बांधते हुए कहा, विभूषण, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या कर क्या रहे हो? तुम्हारे हाथ पर कट लगा हुआ है, और क्या तुम्हें पता भी है? ये सुनकर विंग, जो पता नहीं कहाँ खोया हुआ था, वो होश में है। उसने अपने चारों तरफ देखा तो वहाँ पर उसके फ्रेंड्स बैठे हुए थे। वही विंग, जो कि अब तक अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहा था, वो अब उन इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाया। उसने शोयंग को टाइटली हग कर लिया और वो रोने लगा। इतने बड़े फेमस बिजनेसमैन को रोते हुए देखना ये आम बात नहीं है। ये बहुत ज़्यादा रेयर है कि वो विंग को रोते हुए देखते हैं, क्योंकि उन्होंने विंग को देखा है। विंग एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन है। विंग इतनी जल्दी नहीं टूटता है। लेकिन अगर आज विंग के साथ विंग रो रहा है, विंग उनके सामने टूट रहा है, तो कुछ ना कुछ तो बात ज़रूर होगी। इसीलिए सब लोग पेशेंटली वेट कर रहे थे। वो विंग को समझा रहे थे, विंग को स्वीट वर्ड्स बोल रहे थे, जिससे विंग शांत हो चुके हैं। वही दूसरी तरफ वो एक रूम टाइप में थे, इसीलिए बाहर के जो लोग थे वो उन्हें नहीं देख सकते थे। वो था तो एक ग्लास चेम्बर ही था, लेकिन वो ग्लास कुछ इस तरीके से बना हुआ था जिससे अंदर के लोग जो बैठे हुए थे वो बाहर का सब कुछ देख सकते थे, लेकिन बाहर के लोग अंदर का कुछ नहीं देख सकते थे, ना ही सुन सकते थे। इसलिए ना तो वो विंग को देख सकते थे कि विंग रो रहा था, नहीं तो अभी तक ये बात सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर चुकी होती कि चाइना का सबसे बड़ा बिजनेसमैन क्लब में था, वो भी रो रहा था, वो भी अपने फ्रेंड्स को हक किए हुए, लेकिन कोई ना सुन सकता था ना ही देख सकता था। वही दूसरी तरफ लिटरली आधे घंटे के रोने के बाद विंग फाइनली शांत हुआ, लेकिन अभी भी वो हिचकियाँ ले रहा था। तभी वेंचिंग ने विंग के फेस को अपने विंग के हैंकरशिप से पहुँचते हुए कहा, विभूषण, तुमने अपनी हालत क्या बना रखी है? क्या हुआ है? तुम ऐसा रो क्यों रहे हो? तुम तो अपने फादर के पास गए थे ना? क्या अंकल ठीक है या फिर आंट? उन दोनों को कुछ नहीं हुआ, तो तुम रो क्यों रहे हो? ये सुनकर विंग ने वेंचिंग की तरफ देखते हुए कहा, वेंचिंग, सब बर्बाद हो गया, सब बर्बाद होने वाला है, और मैं बस बैठकर देख सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। ये सुनकर वेंचिंग ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, विंग, तुम कहना क्या चाहते हो? क्या बर्बाद हो रहा है और तुम कुछ क्यों नहीं कर पा रहे हो? तुम तो अंकल के पास गए थे, हुआ क्या है? यह सुनकर विंग ने शुएंग की तरफ देखते हुए कहा, शुएंग, तुम्हें पता है आज मेरे फादर ने मेरे साथ क्या किया, या फिर हम मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? ये सुनकर शुएंग ने नाम अपना सिर हिलाया। ऑफ कोर्स उसे कैसे आइडिया होगा कि मिस्टर वी विंग से क्या करवाना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं मिस्टर वी विंग से बहुत प्यार करते हैं, तो कुछ ऐसा तो विंग से करवाने से रहे जिससे विंग इतना हर्ट हो। आखिर हो क्या रहा है, उन्हें तो यही समझ में नहीं आ रहा था। विंग ने शुएंग की तरफ देखते हुए कहा,
फादर मेरी शादी करवाना चाहते हैं, और वो भी सिर्फ 2 हफ्तों में। ये सुनकर हुई सांग जो अब तक चुपचाप बैठा हुआ था, उसने विंग की तरफ देखते हुए कहा, इसमें क्या प्रॉब्लम है, तो कर लो ना शादी। तुम्हें तो यूफे से शादी इतने सालों से करना चाहते थे, और अब जो तुम्हारे फादर शादी करना चाहते थे तो तुम ऐसे रो रहे हो। मुझे तो लगा था कि तुम हर्ट हो इसलिए रो रहे हो, मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारे खुशी के आंसू हैं। ये सुनकर सभी लोगों ने घूर कर हुई सांग की तरफ देखा। वहीं दूसरी तरफ हुई सांग ने तो अपने उसने जो थॉट आया शादी के बारे में सुनने के बाद वही उसने कहा, क्योंकि वो जानता है मिस्टर वी वैसे तो यूफे को पसंद नहीं करते हैं। इसका रीज़न हुई सांग को हम नहीं पता, या फिर कहें कि पता है लेकिन अभी हुई सांग इन लोगों को बताएगा नहीं। दूसरी बात, अगर मिस्टर विन ने शादी के लिए हाँ कर दिया है तो विंग शादी कर क्यों नहीं रहता, वो ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है जैसे वो खुश नहीं है। तभी विंग ने उस की तरफ देखते हुए कहा, अगर फादर ने यूफे से शादी करवाने के लिए हाँ कहा होता तो मैं कब का यूफे से शादी कर चुका होता और ऐसे में आंसू ना बहा रहा होता। लेकिन मेरे फादर मेरी शादी अपने दोस्त के बेटे से करवाना चाहते हैं। ये सुनकर एक पल के लिए वहाँ सभी लोग शांत हो जाते हैं, क्योंकि वो सभी जानते हैं, उन्होंने अपने कॉलेज टाइम से ही देखा है कि विंग यूफे से कितना ज़्यादा प्यार करता है, और अब उसके फादर उसकी शादी किसी और पर्सन से करवाना चाहते हैं, तो इसीलिए वो लोग शौक थे। वेंचिंग ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, तो तुमने अपने फादर को समझाया क्यों नहीं कि वो तुम्हारी शादी यूफे से करवा दे। तुम यूफे से कितना प्यार करते हो ये हम सब ने देखा है विंग, तुम किसी और से शादी करके कैसे खुश रह पाओगे। ये सुनकर विंग ने वेंचिंग की तरफ देखते हुए कहा, मैंने भी उनसे यही कहा था चिंग, लेकिन तुम्हें पता है उन्होंने क्या किया। उन्होंने मुझे धमकी दी है कि अगर मैंने उनके दोस्त के बेटे से शादी नहीं की तो वो खुद की जान ले लेंगे। अगर मैंने यूफे से शादी की तो भी वो खुद की जान ले लेंगे, और अगर मैंने उनके पसंद के लड़के से शादी नहीं की तो भी वो अपनी जान ले लेंगे। और ये सुनकर तो सभी लोगों के मुंह खुले के खुले थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि मिस्टर वी अपने ही बेटे को ब्लैकमेल भी कर सकते हैं, और वो इज्जत जो सबके नज़र में मिस्टर वी के लिए थी, जिससे वो धीरे धीरे फेड हो रही थी। तभी श्रोयंग ने कहा, लेकिन उनके दोस्त के बेटे में आखिर ऐसा है क्या? क्या वो किसी बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग करता है? क्या वो अब तुमसे भी ज़्यादा रिच हैं कि तुम्हारे फादर उसकी शादी तुमसे करवाना चाहते हैं? क्या सिर्फ बिजनेस डील के लिए हुआ है? ये सुनकर विंग ने श्रोयंग की तरफ देखते हुए कहा, हाँ ये हो एक बिजनेस डील ही रही है जहाँ तक मुझे लगता है, लेकिन मेरे फादर की नज़रों में ये एक रिश्ता है जो वो उस फैमिली को देना चाहते हैं। और रही बात तुम्हारे पहले सवाल की, नहीं, वो किसी भी रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करता है। वो बिल्कुल यूफे की तरह एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। मैंने सुना है कि उसके फादर ने बिज़नेस शुरू किया था 3-4 साल पहले, और वो बिज़नेस अब अच्छा चल रहा है, लेकिन फिर भी वो हमारे स्टेटस के बराबर तक नहीं है। मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं यूफे से प्यार करता हूँ जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, तो स्टेटस से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे फ़र्क पड़ रहा है कि अगर फादर को मेरी शादी एक मिडिल क्लास फैमिली में ही करवानी थी तो वो मेरी शादी यूफे से क्यों नहीं करवा सकते। उसके पेरेंट्स को मैं अपने पेरेंट्स से मिलवा चुका हूँ, उसके पेरेंट्स मेरे पेरेंट्स से मिल चुके हैं, यूफे उनसे मिल चुकी हैं। फादर ने और मदर ने यूफे को देखा है, यहाँ तक कि मदर तो यूफे को पसंद तक करती है, फिर भी सिर्फ फादर यूफे की शादी मुझसे नहीं करवाना चाहते। मुझे नहीं समझ आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। अगर फादर ने मुझे अपनी जान की धमकी ना दी होती तो मैं यूफे को आज ही यहाँ से लेकर चला जाता, और इतना ज़्यादा मुझे खुद पर भरोसा है कि मैं कुछ भी कर कर अपनी और यूफे की ज़िंदगी चला लेता। हम दोनों को कैसे भी करके खुश रख लेता, मैं खुद मेहनत करता और कमाता। लेकिन अब फादर ने मुझे धमकी दी है कि अगर मैं यूफे के साथ कहीं भी गया या फिर और ज़्यादा मेरे यूफे के साथ रिलेशनशिप में रहा तो वो अपनी जान ले लेंगे। ये सुनकर ये बोलते हुए विंग की आंखों में और ज़्यादा आंसू आने लगे थे। वहीं दूसरी तरफ उसके फ्रेंड्स जो है सब सुन रहे थे, वो सच में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, शॉक्ड थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मिस्टर वी चाहते क्या हैं। वो विंग की शादी यूफे से नहीं करवाना चाहते क्योंकि वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। ये उन्हें समझ में आ गया है कि वी फैमिली शुरू से ही एक प्रेस्टिजियस फैमिली है, तो शायद मिसेस वी को अपनी रेपुटेशन का डर होगा कि अगर वो मिडिल क्लास फैमिली में विंग की शादी करवाएंगे तो इस बिजनेस वर्ल्ड में उनकी रेपुटेशन क्या रह जाएगी। लेकिन वो फिर से एक मिडिल क्लास फैमिली से विंग की शादी करवा रहे हैं, तो हो क्या रहा है, उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है। तभी वेंचिंग ने अपने दादों को पीसते हुए कहा, मुझे लगता है उनसे बाप बेटे ने मिलकर कुछ किया होगा। वैसे भी तुम इन मिडिल क्लास लोगों को जानते नहीं हो कि ये होते कैसे हैं। उन लोगों ने कुछ न कुछ किया होगा, इसीलिए मिस्टर वी इतने ज़्यादा ईगर है तुम्हारी शादी उस ओमेगा से करवाने के लिए। यहाँ तक कि मुझे लगता है कि उस ओमेगा ने ही तुम्हारे फादर के साथ कुछ किया है, तो कि तुम्हारे फादर तुम्हें ब्लैकमेल करने पर आ चुके हैं। और वो ओमेगा बस गोल्ड डिगर हैं जो कि
एक रिच फैमिली में आना चाहता है। ये सुनकर विंग ने भी कुछ नहीं किया, उसने बस नोट किया। तभी हुई सांग ने वेंचिंग की तरफ देखते हुए कहा, वेंचिंग, तुम्हें किसी के बारे में ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, तुम उस इंसान को जानते तक नहीं हो। ये सुनकर वेंचिंग ने उस सांग की तरफ देखते हुए कहा, तो तुम्हें क्या लगता है मैं क्या कहूँ, और तुम उसकी साइड क्यों ले रहे हो? अगर वो एक गोल्ड डिगर नहीं होता तो वो इतनी बड़ी फैमिली में शादी करने के लिए हाँ नहीं करता, या फिर मिस्टर वी उस मिडिल क्लास फैमिली में करने क्या गए थे कि वो इतने ज़्यादा कैसे अपने फैसले पर इतने ज़्यादा वो दृढ़ है कि वो उसी की शादी अपने बेटे से करवाना चाहते हैं। तुम्हें क्या लगता है नेवेसांग कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया होगा? मुझे तो लगता है कि उस ओमेगा ने कुछ ना कुछ किया होगा। ऐसे चीप और मिडिल क्लास ओमेगाओं को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, मैंने बहुत बार देखा है ऐसे ओमेगाओं को। ये सुनकर वो सांग ने बस साई किया और उसने कुछ नहीं किया। तभी उस सांग को अपने हाथ पर किसी का हाथ फील हुआ, उसने देखा तो वेंडिंग ने उसके हाथ पर हाथ रखा था। उसने बस अपना छुरी हिलाया। वही वीन जो बहुत ज़्यादा पी चुका था, उससे उसके जो इमोशंस थे वो आज के लिए बहुत ज़्यादा हो चुके थे। उसने आज इतना कुछ एक्सपीरियंस किया था, ऊपर से उसे ये वो टेंशन हो रही थी कि वो ईफे को क्या जवाब देगा। इसीलिए विंग बहुत ज़्यादा थक चुका था। उसने अपने सिर को शुएंग के शोल्डर पर रख लिया और उनके दोस्तों ने जब ये देखा तो शुएंग ने उन सबकी तरफ देखते हुए कहा, मैं विंग को उसके घर लेकर जा रहा हूँ और इस मैटर के बारे में जो बातें हैं हम बाद में करेंगे, और तुम लोगों में से सब ध्यान रखना, ईफे तक ये बात पहुँचनी नहीं चाहिए। तभी हुई सांग ने शुएंग की तरफ देखते हुए कहा, और तुम्हें लगता है कि ईफे के साथ ये ईफे के पास ये बातें पहुँचेगी नहीं? कब तक नहीं पहुँचेगी? जैसा कि विंग ने बताया, 1 या 2 दिन में अनाउंसमेंट हो जाएगी कि इतनी बड़ी फैमिली की शादी किससे हो रही है, तो ये न्यूज़ चैनल पर होगी और ये ब्रेकिंग न्यूज़ होने वाली थी। तुम्हें लगता है कि ये बात ईफे को पता नहीं चलेगी? ये सुनकर शुएंग ने बस साय किया। उसने साय करते हुए कहा, हुई सांग, मैं जानता हूँ कि कभी न कभी ये बात पता चलेगी, लेकिन जितनी देर हो उतना अच्छा है। और अभी हम ये सब विंग पर छोड़ते हैं कि विंग ईफे को कैसे बताएगा। तो प्लीज़ जब तक बात बाहर नहीं आ जाती, न्यूज़ पर नहीं आ जाती, या फिर विंग नहीं बता देता, तब तक तुम लोग उसे कुछ मत करना। ये सब सुनकर सबने बस नोट किया और हुई सांग ने बस अपनी आंखें रोल की। उसके बाद हुई सांग, वेनिंग और वेंचिंग वहाँ से जा चुके थे और शुएंग विंग को अपनी कार में वी मेंशन ले जा चुका था। वहीं दूसरी तरफ नेक्स्ट डे जब वी फैमिली से फ़ोन आया था मिस्टर लेन के पास कि मिस्टर वी अपने बेटे विंग की शादी, जिसे कौन नहीं जानता चाइना में, वी वुशन को और वी फैमिली को सबको सब लोग जानते हैं। ये बात जब लेन फैमिली में पता चली थी तो एक पल के लिए मिस्टर लेन को यकीन नहीं हुआ था, लेकिन वो अभी भी डरे हुए थे कि आखिर मिस्टर वी इतने सारे और ओमेगा से, इतनी बड़ी बड़ी फैमिलीज़ के ओमेगा से उन्हें छोड़कर वांग जी से ही विंग की शादी क्यों करवाना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने उनसे कंफर्म पूछा था कि क्या वो इस बात को लेकर कंफर्म है, क्या वो अल्फ़ा वांग जी शादी करना चाहता है? नहीं, वो नहीं चाहते कि सिर्फ पैसों के लालच में आकर, या फिर जिस तरह से मिस्टर वी उनसे कह रहे हैं सिर्फ इसीलिए वो अपने बेटे की लाइफ बर्बाद नहीं करना चाहते, क्योंकि मिस्टर लेन भले ही किसी अमीर फैमिली से बिलोंग नहीं करते हों, लेकिन उन्होंने इन अमीर फैमिलीज़ में काम किया है, उन्होंने मिस्टर वी के लिए काम किया है, और वो बहुत सारे ऐसे लोगों से मिले हैं, वो अमीर फैमिलीज़ के अल्फ़ाओं को जानते हैं, ओमेगाओं को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि वो कैसे होते हैं। 18-19 साल की उम्र में रिच फैमिलीज़ के गर्लफ्रेंड होते हैं, बॉयफ्रेंड होते हैं, ओमेगा का अपना एक अल्फ़ा होता है, और ये बिल्कुल किसी कपड़ों की तरह अपने बॉयफ्रेंड्स और गर्लफ्रेंड्स बदलते हैं। तो और विंग तो 27 साल का हो चुका है, हालांकि कभी भी विंग को किसी भी पार्टी में किसी ओमेगा के साथ नहीं देखा गया है, ना ही र्यूमर्स तक वी फैमिली के बारे में या फिर विंग के बारे में नहीं फैलते हैं कि विंग आज इस ओमेगा के साथ था या फिर किसी और के साथ था। लेकिन फिर भी मिस्टर लेन एक फादर हैं, उन्हें अपने बेटे के लिए बेस्ट ही चाहिए। वैसे तो वांग जी इतनी बड़ी फैमिली में जाएगा तो सब कुछ बेस्ट ही होगा, लेकिन जितनी बड़ी दीवारें होती है ज़रूरी नहीं कि उतनी ही खुशियाँ उस घर में होती हैं, जब बल्कि कभी कभी दीवारें सच्चाई को छुपाने के लिए भी बनाई जाती है। तो इसीलिए मिस्टर लेन को इस बात को डाइजेस्ट करने में टाइम लगा, और उन्होंने सच में टाइम लिया। उन्होंने 2 हफ्ते बाद तो शादी होने वाली थी, उन्होंने 1 हफ्ते तक का टाइम लिया था और उन्होंने कहा था वो अपनी फैमिली से बात करेंगे। अगर उनकी फैमिली इस बात से राज़ी होगी, उनका वांग जी इस बात से राज़ी होगा कि वो उस इंसान से शादी करना चाहता है या नहीं, तभी वो जवाब देंगे। और अगर वांग जी ने मना कर दिया तो वो जवाब बिल्कुल नहीं, वो सीधा मना कर देंगे। उन्होंने यही कहा था कि अगर वांग जी मना कर देगा तो वो उसकी शादी विंग से नहीं करवाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मिस्टर लेन भी खुश थे, क्योंकि उन्होंने मिस्टर वी को देखा था कि मिस्टर वी किस तरीके के इंसान हैं। वो एक लॉयल पर्सन है, वो
वो बहुत अच्छे हैं। मिस्टर वी अपने एम्प्लॉयज़ की भी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। जितना भी उनके एम्प्लॉयज़ उनके अंडर काम करते हैं, वो सभी लोग जो उनके जो काम है वो खुश हैं। वो दूसरे रिच फैमिली के सीईओज़ की तरह नहीं है जो अपने बस एम्प्लॉयज़ पर प्रेशर डालते हैं, नहीं। मिस्टर वी अपने एम्प्लॉयज़ की रिस्पेक्ट करते हैं, और इतनी रिस्पेक्ट वो मिस्टर लेन की भी किया करते थे, क्योंकि वो देख सकते थे कि मिस्टर लेन अपनी जी जान लगा कर काम कर रहे हैं, और वो बहुत लॉयल हैं। 6 से 7 साल तक मिस्टर लेन ने मिस्टर वी के अंडर काम किया है, और वो बहुत ज़्यादा लॉयल थे। तो यही चीज़ मिस्टर वी को मिस्टर लेन की अच्छी लगी थी। ऊपर से इस बीच में जब मिस्टर वी ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, तो मिस्टर लेन ने जब अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, तो मिस्टर वी ने उनसे कहा था कि वो उनकी मदद कर सकते हैं। मिस्टर वी की वजह से मिस्टर लेन का जो बिज़नेस था वो बहुत जल्दी ही ऊंचाइयों को छू सकता था, और आज वो बिज़नेस इतना बड़ा होता कि उनका बिज़नेस वर्ल्ड में नाम हो था। लेकिन मिस्टर लेन ने साफ मना कर दिया। उन्होंने ये कहा कि वो बस अपनी मेहनत से इस काम को करना चाहते हैं। भले ही छोटा बिज़नेस वो खोलेंगे, ये बिज़नेस छोटा ही रहेगा, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जितना भी बिज़नेस है वो चाहते हैं कि इन सब में नाम उनका हो, उनकी फैमिली का हो। वो ये नहीं सुनना चाहता बाद में कि जब उसका बिज़नेस अच्छा चल रहा है और बिज़नेस वर्ल्ड में उनका नाम है, फिर लोग उन्हें पीठ पीछे ये बातें करें कि मिस्टर वी की वजह से आज मिस्टर लेन इतनी ऊंचाइयों पर है, लेन ने मिस्टर वी पर कुछ जादू किया था, इस वजह से मिस्टर वी ने उनकी मदद की थी। और भी बहुत सारी बातें हैं, अमीरों की बातें मिस्टर लेन बहुत अच्छी तरह से जानते थे, इसीलिए उन्होंने साफ मना कर दिया था कि वो अपनी मेहनत से इस बिज़नेस को खोलेंगे। चलेगा या नहीं उन्हें नहीं पता, लेकिन वो एक बार कोशिश करेंगे, इसमें अपनी जीत जान झोंक देंगे। और इस बात ने ही मिस्टर जी को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया था। और फिर कुछ सालों बाद वांग जी भी उनकी नज़र में आया। वांग जी कभी कभी कॉरपोरेशन में भी जाया करता था अपने फादर के साथ कुछ मीटिंग्स में। भले ही उनके प्रोजेक्ट छोटे थे, और जो छोटे वीस के जो छोटे छोटे बिजनेस थे उनमें भी वो लोग अपना इन्वेस्ट किया करते थे, या फिर प्रोजेक्ट उनके सामने प्रेजेंट किया करते। तो मिस्टर वी ने वांग जी को देखा था, वांग जी के नेचर को उन्होंने देखा था, वांग जी कितना ज़्यादा मेहनती हैं, ये बात भी उन्होंने देखी थी। तो इसीलिए उन्हें वांग जी वही मिला था, और उनको वांग जी से बहुत ज़्यादा पसंद आया था। विंग के लिए तो बहुत ज़्यादा पसंद आया था, क्योंकि वो देख सकता था विंग जिस तरह से है, विंग जितना गुस्से वाला है, जितना वो एकदम डेविल टाइप है, तो वांग जी उसी तरह बिल्कुल किसी एंजल की तरह है। एक शांत पर्सन है जो दूसरों से ऊंची आवाज़ में तक बात नहीं करता है। और जब भी वांग जी गुस्सा आता है तो वांग जी की बस नज़रें काफ़ी होती है किसी पर्सन को चुप करवाने के लिए। भले ही वांग जी एक ओमेगा हो, लेकिन वांग जी किसी अल्फा से कम नहीं लगता है। तो मिस्टर वी को वांग जी में बहुत कुछ ऐसा था जो कि उनमें वांग जी को पसंद आया था, और इसीलिए वो वांग जी को अपने घर का सन इन लॉ बनाना चाहते थे। इसके लिए भले उन्हें विंग को फोर्स करना पड़े, उन्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वांग जी एक बार विंग की लाइफ में आ गया तो विंग की लाइफ और ज़्यादा चेंज हो जाएगी, क्योंकि वो देख सकते हैं कि विंग की लाइफ किसी दूसरे रूट पर जा रही है। उस रूट को मिस्टर वी बंद करना चाहते हैं, और यही एक रास्ता है उस रूट को बंद करने का। जब वही मिस्टर लेन ने बातें की थी, इसलिए मिस्टर लेन मिस्टर वी की बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं। पहला तो उन्हें डर था कि अगर वांग जी ने मना कर दिया तो वो मना तो कर देंगे, लेकिन उन्हें इस बात का डर था कि कहीं वो मिस्टर वी को ऑफेंड नहीं कर दें। दूसरी बात, वो मिस्टर वी की बहुत इज्जत करते हैं, तो और उन्होंने मिस्टर वी को देखा भी है, तो उनके लिए ये बहुत बड़ा चांस था। फिर वो बहुत ज़्यादा खुश थे कि वांग जी की शादी इतने बड़े प्रेस्टीजियस फैमिली में हो रही थी। उन्होंने वांग जी को बचपन से सब कुछ दिया है, लेकिन एक पेरेंट्स को यही लगता है कि उसने अपने बच्चों को क्या ही दिया है। मिडिल क्लास फैमिली में पैदा होने की वजह से मिस्टर लेन अपने बेटे और वाइफ के साथ ज़्यादा टाइम बिता नहीं पाते थे। वो हमेशा या तो वी कॉरपोरेशन में रहते थे, और वी कॉरपोरेशन के निकलने के बाद वो अपने बिजनेस में लग चुके थे, तो उन्हें ऐसा लगता था कि वो अपने बेटे के साथ इनफ टाइम स्पेंड नहीं कर पाए हैं, या फिर वो अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाए हैं जो एक नॉर्मल पर्सन को देना चाहिए। तो इसीलिए उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने वांग जी को बहुत कम दिया है, लेकिन वांग जी की नज़रों में वो बहुत ज़्यादा हैं। उसकी नज़रों में उसके फादर ने और मदर ने सब कुछ दिया है। उसकी मदर और फादर उससे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन एक पेरेंट्स को यही लगता है कि उन्होंने अपने बेटे को कम ही दिया है। तो जब उन्होंने इस बात को लेकर लेन फैमिली में बात की, तो मिस्टर मिसेस लेन भी सच में बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। वही वांग जी जिसने अपने पेरेंट्स की वो चमक देखी थी। वांग पहली बार मिस्टर लेन ने जब से वो बिज़नेस खड़ा किया है उसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज भी आई थी, और उसने अपने फादर को लो होते हुए देखा है। कभी उन्हें कोई अच्छी चीज़ मिल जाती थी तो उनकी आंखों में चमक भी देखी है, लेकिन ये चमक थोड़ी अलग थी, और वांग जी इस चमक को कम नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने शाओ शिनचैन से भी बात की, और शाओ शिनचैन से भी उसने यही कहा कि वो अपने फादर और मदर को बस खुश देखना चाहता है। उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, कुछ भी सेक्रीफाइस करना पड़े, वो करने के लिए तैयार है।
शरद सिंचन ने ये कहा था कि वो जो चाहे वो कर सकता है, ये उसकी लाइफ है और वो इसमें कुछ बोलेगा नहीं। लेकिन वांग जी को थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि एक तो मिडिल क्लास फैमिली से निकलकर इतनी बड़ी फैमिली या फिर बड़ी क्या रिचेस्ट, चाइना की रिचेस्ट फैमिली में वांग जी जाने वाला है। तो शिनचैन ये सब समझ सकता है। शिनचैन खुद वी फैमिली को बहुत अच्छी तरह से जानता है और उसने विंग को भी देखा है, मिस्टर वी को भी देखा है, वो लोग अच्छे इंसान है। तो शिव शिनचैन ने भी वांग जी की मदद की थी और इन तीनों अपनों की सजेशन लेकर वांग जी ने फाइनली शादी के लिए हाँ कर दिया था। आज तक वांग जी कभी रिलेशनशिप में नहीं रहा, यहाँ तक कि एक सिंगल अल्फा ने उसे एक रोज़ तक नहीं दिया है, क्योंकि वांग जी की पर्सनैलिटी जिस तरह की है और वांग जी जिस तरह से अल्फाओं की तरफ देखता है, वो लविंग गेज तो बिल्कुल नहीं लगती, बल्कि वांग जी ऐसे देखता है जैसे अभी वो अपनी आंखों से ही उन लोगों को जला देगा, या फिर बर्फ़ उसकी आंखें बर्फ़ से भी ज़्यादा ठंडी होती है, तो वो अपनी गेज से उन लोग सामने वाले पर्सन्स को जमा देगा। तो इसीलिए कोई भी वांग जी के पास आने की कोशिश नहीं करता है और वांग जी को भी इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो बस अपने फादर की मदद करना चाहता था ताकि उसकी फैमिली का जो नाम है वो बिजनेस वर्ल्ड में हो सके। फिर क्या था, फाइनली शादी तय हो चुकी थी। शादी 2 हफ्ते बाद होने वाली थी। इस बीच में उन्हें शादी की शॉपिंग भी करनी थी। शादी के साथ एंगेजमेंट होने वाली थी, तो उसकी भी उन लोगों को शॉपिंग करनी थी, क्योंकि शादी वी फैमिली में हो रही है जो कि चाइना की रिचेस्ट फैमिली है, तो तैयारियाँ उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए थी। इसमें रिचुअल तो ये थे कि ब्राइड और ग्रूम दोनों साथ जाएंगे और अपने अपने जो भी वेडिंग ड्रेस है वो देखेंगे। लेकिन विंग को शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए उसने अपने फादर को कह दिया था कि उनके कहने पर वो शादी कर तो रहा है, लेकिन एंगेजमेंट शॉपिंग में या फिर जितने भी रिचुअल्स हैं उनमें विंग के जो प्रेजेंट है वो मिस्टर वी बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करे, क्योंकि वो नहीं आएगा। और मिस्टर वी भी इसके आगे कुछ नहीं बोले, क्योंकि उन्हें पता है कि अब वो विंग को फोर्स नहीं कर सकते। वो बस इसी चीज़ से खुश हैं कि विंग ने शादी के लिए हाँ कर दिया था। इसीलिए मिस्टर वी ने खुद अपनी आंखों से देखकर जो ग्रूम और दोनों ग्रूम्स के जो वेडिंग सूट्स थे उन्हें कंफर्म किया था। वो सूट कुछ इस तरीके से थे कि ग्रूम का सूट तो नॉर्मली था, लेकिन जो भी ब्राइड की स्थान पर रहने वाली थी उसका जो सूट था उसके ऊपर एक बहुत ही ब्यूटीफुल वेल था, बहुत थिक वेल था, जिससे कि ब्राइड का जो चेहरा वो दूसरों को ना दिखे। वो सूट मिस्टर वी ने खुद मिस्टर लेन हाउस आए थे, उन्होंने लेन मेंशन में आकर वो सूट दिया था, ये कहकर कि ये पसंद विंग की है, जबकि विंग ने सूट देखा तक नहीं था, विंग ने अपना सूट तक नहीं देखा था, ये मिस्टर वी की पसंद थी। और कहीं ना कहीं वो मिसेस वी को भी अपने साथ लेकर गए थे, जो कि उस दिन के बाद से उनसे बात नहीं कर रही थी। मिसेस वी को ऐसा लग रहा था कि वो अपने हस्बैंड को जानते तक नहीं है, उनकी शादी को इतने साल हो चुके हैं। मिस्टर वी ने मिसेस वी की कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं की। अगर मिसेस वी कुछ कहती है तो मिस्टर वी उसे सुनते हैं, और अगर वो सही होता है तो वो बात जैसी भी होती है उस पर हाँ हाँ में भर देते हैं। लेकिन पहली बार उन्होंने मिसेस वी की बात को मना किया है। मिसेस वी भी वीफे से मिल चुकी है, वो एक स्वीट गर्ल है, तो इसलिए मिसेस वी को भी ईफे बहुत पसंद आई थी विंग के लिए। और ऊपर से वो लोग 7 साल से रिलेशनशिप में थे, तो उसे पता चल गया था कि विंग और ईफे ही एक दूसरे को जानते हैं, वो एक दूसरे के साथ अपनी अपना लाइफ काट सकते हैं। लेकिन अचानक ही मिस्टर वी ने उनके ऊपर बॉम्ब फोड़ दिया, तो उन्हें इस बात को अंदाजा ही नहीं था, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती मिस्टर वी ने लेकर गए, उन्होंने सूट को पसंद करवाया था। अब शादी होने वाली थी, तो मिसेस वी तो चाहती थी कि वो एक ऐसा सूट वांग जी के लिए पसंद करे जिससे वांग जी की बेइज्जती जो है उन सबके सामने हो जाए। लेकिन शादी इससे सिर्फ वांग जी की बेइज्जती नहीं होती थी, क्योंकि रिचुअल था कि जो ब्राइड का या फिर सेकंड जो ग्रूम होता है उसकी जो भी कपड़े होते हैं, ज्वेलरीज होती है, वो ग्रूम की साइड से जाते हैं। तो अगर वो वांग जी के लिए कम या फिर चीप क्वालिटी का भी सूट पसंद करेंगे, तो ये उनको दिखाएगा, ये वी फैमिली को दिखाएगा कि वी फैमिली ने ग्रूम को क्या गिफ्ट किया है। तो इसीलिए मिसेस वी को सब कुछ अच्छा ही लेना पड़ा, और बहुत ही ब्यूटीफुल एक वाइट कलर का टक्सीडो वांग जी के लिए लेन मेंशन भेजा गया था। शादी नज़दीक आ रही थी और अब शादी को होने में सिर्फ 2 दिन बचे हुए थे। विंग अपने ऑफिस में काम कर रहा था। विंग उस दिन के बाद से वापस अपने घर नहीं गया था। जब श्रेंग ने विंग को अपने घर छोड़ा था, तो उस दिन विंग बिना ब्रेकफास्ट किए हुए ऑफिस आ चुका था और उसके बाद वो वापस गया ही नहीं था। वो ऑफिस में अपना काम किया करता, ब्रेकफास्ट भी यही करता, लंच भी यही करता। वहीं ऑफिस में उसका एक रूम बना हुआ था, पर्सनल रूम, वो उसी में सो जाया करता था और सुबह वापस यहीं से ही अपना ऑफिस ज्वाइन कर लिया करता था। वो अपने फादर को भी फेस नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो वहाँ पर नहीं गया, क्योंकि वो जानता है कि अगर वो मिस्टर वी को फेस करेगा तो वो अपना कंट्रोल लूज़ कर देगा। और फिलहाल वो अपना कंट्रोल लूज़ नहीं करना चाहता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। ऊपर से पिछले
एक डेढ़ हफ्ते से यीफई ना तो उसका फ़ोन उठा रही है और ना ही ऐसा कुछ है। तो विंग सच में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट था। वो अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, उसने वांग जी के नाम के अलावा उसने वांग जी की फ़ोटो तक नहीं देखी थी। तभी बिना नो किए हुए एक पर्सन वांग जी के विंग के रूम के अंदर आया। विंग पहले उस पर्सन पर चिल्लाना चाहता, लेकिन जब उसने सामने वाले पर्सन को देखा तो उसका जो फेस था, जो पहले फ्रस्ट्रेट था, एंग्री था, वो कोल्ड हो गया। उसने सामने वाले पर्सन की तरफ देखते हुए कहा, अब आप क्या चाहते हैं? आप यहाँ क्या कर रहे हैं डैड? यह सुनकर मिस्टर विजय भी अपने बेटे को देखने आए थे, क्योंकि उन्होंने विंग को एक हफ्ते से नहीं देखा था। और जब उन्होंने देखा कि विंग की हालत ठीक नहीं लग रही थी, विंग बहुत ज़्यादा थिन लग रहा था, ऊपर से उसके आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स थे। ये बात मिस्टर वी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते थे। वो विंग के पास आए, उन्होंने विंग के पास एक फ़ोटो रखी। विंग ने उस फोटो की तरफ देखा नहीं, वो अपने डैड की तरफ देख रहा था। मिस्टर वी ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, मैं जानता हूँ तुमने आज तक लिनवांग जी की फ़ोटो नहीं देखी है, लेकिन एक बार इस फ़ोटो को देख लो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि शादी में कोई भी कन्फ्यूज़न हो और तुम बाद में पछताओ। तो इस फ़ोटो को देख लो। मैं बस तुम्हें देखने आया था और तुमने अपनी हालत क्या बना रखी है? तुम क्या कुछ खा नहीं रहे हो? और अगर तुम यहाँ पर तुम्हें टाइम नहीं मिल रहा है तो तुम घर क्यों नहीं आ रहे हो? तुम्हारी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हैं। चाइना का टॉप मोस्ट बिजनेसमैन ऐसे अपनी शादी में जाएगा? मिस्टर वी की आवाज़ में जितनी स्ट्रिक्टनेस थी उतना ही कंसर्न था, और कहीं ना कहीं विंग फील कर पा रहा था, लेकिन अभी वो इतने गुस्से में था कि वो फील ही नहीं करना चाहता था। उसने अपने फादर की तरफ देखते हुए कहा, और ये सब किसकी वजह से हो रहा है फादर? अगर आप मुझसे ज़बरदस्ती शादी करने के लिए नहीं करते तो ये सब नहीं हुआ होता। मैं ठीक होता, मैं खुश होता अपनी लव ऑफ लाइफ के साथ, लेकिन आप शायद चाहते नहीं कि आपका बेटा खुश हो। तो अब आपको झूठ मूठ में मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जैसा हूँ वैसा ही असल में जाकर खड़ा होऊंगा। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मेरी तरफ किस तरह से देखता है। और रही बात इस फोटो की, तुम इसे कभी नहीं देखने वाला, आप इसे वापस ले जा सकते हो। ये बोलकर वो उस फोटो को टच करने वाला था, लेकिन तभी मिस्टर वी ने कहा, इसको तो मैं वापस नहीं ले जाने वाला, तुम इसे देखोगे। और ये बोलकर मिस्टर वी स्मिक करते हैं और वहाँ से वो जा चुके थे। विंग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट था, वहीं पर बैठ गया। विंग वो फोटो जो उल्टी पड़ी हुई थी उसको देख रहा था, बार बार वो अपनी मुट्ठियाँ बीच रहा था, खोल रहा था ताकि वो उस फोटो को ना देखे। सच में वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट था, वो यही सब सोच रहा था। तभी एक बार फिर से उसका ऑफिस का डोर ओपन, और इस बार भी किसी ने नॉक नहीं किया था। उसे लगा कि उसके फादर फिर से आए होंगे, इसीलिए वो ऊपर करके वो बिना देखे उसने कहा, आप फिर से यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या आपको समझ में नहीं आता कि मैं क्या लाना चाहता हूँ? ये सुनकर सामने वाले पर्सन, जो कि उसके फादर नहीं थे, एक बहुत ही सैड या फिर ब्यूटीफुल आवाज़ सुनाई देती है, मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी जल्दी मुझे भूल जाओगे। ये सुनकर विंग की बॉडी अपनी जगह पर ही स्टिफ हो चुकी थी, क्योंकि वो इस आवाज़ को बहुत अच्छी तरह से पहचानता है, और पहचाने का भी क्यों नहीं। यह आवाज़ और किसी की नहीं बल्कि उसके लव ऑफ लाइफ, उसके ओमेगा, जिस ओमेगा को वो अपनी वाइफ बनाना चाहता था, ईफई की थी। विंग ने डरते हुए से ही धीरे धीरे अपनी नज़रों को उठाकर ईफई की तरफ देखा, जिसके फेस को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत ज़्यादा रोई, उसकी आंखें लाल लग रही थी। और ये देखकर विंग को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो अपनी जगह से खड़ा हो गया और धीरे धीरे ईफे भी उसके पास आ गई। थोड़ी देर तक उन दोनों ने एक दूसरे से कुछ नहीं कहा, दोनों ही एक दूसरे के सामने बस खड़े हुए थे, और विंग की आंखें खुद नम हो गई। ईफे ने जब ये देखा तो आ गया, वो खुद भी रो रही थी। उसने विंग को टाइटली हग कर लिया, और वो जो पेन था जिसे वीफे रोक के रखी थी, जब से उसे पता चला था, ये न्यूज़ जब से बाहर आई थी कि वीन की शादी उस ओमेगा से होने वाली है जो मिस्टर वी ने पसंद की थी, तो ये वीफे के लिए बहुत एक हार्ड टाइम था कि उसका अल्फा जिससे उसने प्यार किया है वो किसी और से शादी करने वाला है। तब से उसने इस पेन को रोक रखा था। वो विंग से मिलना चाहती थी, लेकिन खुद को वो तैयार ही नहीं कर पा रही थी। और जब उसने खुद को मना लिया था तो वो विंग के सामने थी, अपने प्यार की बाहों में थी और रो रही थी। विंग की आंखों में, खुद की आंखों में आंसू थे, और उसने ईफे को टाइटली हग किया हुआ था। थोड़ी देर तक वो दोनों एक दूसरे की बाहों में रहते हैं। उसके बाद विंग ने अपने आंसुओं को पोंछा, और फिर उसने वीफे को कुछ अलग किया और उसके आंसुओं को पोंछा और उसके फोrehead पर किस करते हुए कहा, डोंट क्राई माई लव, तुम जानती हो कि मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। ये सुनकर ईफे ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, तो मैं क्या करूँ विंग? तुम्हें किसी और का हो जाने दूँ? तो आखिर मैंने क्या नहीं किया? आखिर मैंने अंकल को मनाने के लिए क्या नहीं किया? मैंने सब कुछ किया जो कि मुझे करना चाहिए था, लेकिन फिर भी अंकल मुझे आखिर पसंद क्यों नहीं करते? आखिर मेरी गलती क्या है विंग? और अब तुम्हारी शादी किसी और से हो रही है, तो तुम किसी और से शादी कैसे कर सकते हो अगर तुम मुझसे प्यार करते हो? ये सुनकर विंग ने ईफे की तरफ देखते हुए कहा,
मैं जानबूझकर ये सब नहीं करना चाहता, ये फिर मैं करना ही नहीं चाहता, मैं सिर्फ तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अगर मेरा बस होता तो मैं तुम्हें अभी के अभी यहाँ से लेकर इस दुनिया से दूर चला जाता ताकि सिर्फ हम दोनों वहाँ पर होते, लेकिन मैं नहीं कर सकता। ये सुनकर ईफे ने कहा, आखिर तुम क्यों नहीं कर सकते? तुम्हें रोका किसने है? तुम मुझसे क्यों नहीं शादी कर लेते? हम पिछले 7 साल से रिलेशनशिप में है विभूषण। ये सुनकर विंग एक पल के लिए शॉक हो चुका था, क्योंकि ये पहली बार था जब वीफे ने विंग के ऊपर अपनी आवाज़ उठाई थी। नहीं तो यूफी एक लविंग गर्ल थी, एक प्यारी लड़की थी जिसकी आवाज़ बहुत स्वीट थी, सॉफ्ट थी। उसने 7 साल के रिलेशनशिप में विंग से कभी भी इतनी ऊंची आवाज़ में बात नहीं की थी, लेकिन विंग को यही लगा कि शायद इस वक्त यूफी परेशान है, और कौन परेशान नहीं होगा। जिस पर्सन से आप इतने सालों से प्यार करते आए हो वो किसी और का हो, और आप बस अपने सामने से देखते रहो और कुछ नहीं कर पाओ, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। विंग वहीं पास आकर सोफे पर बैठ गया और उसने ईफे को अपनी लेप में बिठा लिया। उसने ईफे के बालों को सहलाते हुए कहा, और उसके बाद उसने वो सब कुछ बताया जो मिस्टर वी और उसके बीच में हुआ था। किसी मिस्टर वी ने जान से मारने की विंग को धमकी दी थी, और ये सुनकर ईफे की आंखों से और ज़्यादा आंसू बहने लगे। उसने विंग को टाइटली हक कर लिया और हक करते हुए कहा, नहीं वुशियान, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तुम सिर्फ मेरे हो और मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगी। मैंने ऐसा क्या किया? मैंने पिछले 7 साल से तुमसे प्यार किया है विंग, मैं ऐसे ही तुम्हें किसी और का नहीं होने दे सकती। प्लीज़ कुछ करो। अगर हम ऐसे भाग नहीं सकते तो हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। विंग प्लीज़ कुछ तो करो। मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती, मैं मर जाऊंगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हें छोड़कर मैं कहाँ जाऊँगी? ये सुनकर विंग खुद का दिल टूट रहा था। उसने भी इफ़े को टाइटली कर लिया और दोनों ही थोड़ी देर तक साइलेंस में रहते हैं। तभी इफ़े ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, विंग, मैंने हमारे सभी फ्रेंड्स को बुलाया है। हमें कुछ ना कुछ करना होगा उस ओमेगा का। मैं तुम्हारी शादी किसी और से नहीं होने दे सकती थी। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। ये सुनकर विंग ने यीफे की तरफ देखा जो बहुत ज़्यादा डेस्परेट लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे यीफे अभी जाकर उस ओमेगा को बस मार देना चाहती है, या फिर अभी उस ओमेगा को एक ऐसी जगह भेज देना चाहती है जिससे वो शादी में पहुंचे ही ना। और ये देखकर विंग को पता नहीं क्यों अच्छा भी लग रहा था, और अजीब सी फीलिंग जो उसके अंदर थी वो भी पता नहीं क्यों हो ही रही थी। विंग को नहीं पता। यीफे ने विंग की तरफ देखा और विंग ने बस नोट किया, क्योंकि ये शादी तो वो भी नहीं करना चाहता था, तो उसने बस नोट कर दिया। वही फिर जो विंग की तरफ देख रही थी, दोनों ही एक दूसरे के आंखों में देख रहे थे, और कब उनके लिप्स एक दूसरे के क्लोज आ गई ये दोनों का भी पता नहीं चला। और ये फिर विंग को किस करने लगती है। वो किस बहुत सॉफ्ट था, लेकिन धीरे धीरे ईफे उस किस को पैशनेट करना चाहती थी, उस किस को रफ करना चाहती थी, लेकिन विंग उस किस को रफ होने नहीं दे रहा था। और यही चीज़ ईफे को सच में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग लगती थी, लेकिन वो फिर भी विंग को किस कर रही थी, और वो किस पैशनेट हो ही नहीं रहा था। पता नहीं क्यों। गलती दोनों में से किसी की थी। किसी को नहीं पता कि कौन नहीं चाहता था कि वो किस रफ हो या फिर पैशनेट हो। वो बस एक सॉफ्ट किस था। लगभग 5 मिनट तक किस करने के बाद जब ईफे ब्रेथलेस हो गई तो दोनों ने एक दूसरे को अलग किया। विंग ने ईफे के फोrehead पर किस करते हुए कहा, आज रात हम हमारे होटल में मिलेंगे जहाँ पर हम हमेशा मिलते हैं, तो तुम अभी जाओ और आराम करो। रोने की ज़रूरत नहीं है, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। ये सुनकर ईफे ने नोट किया। उसके बाद उसने लास्ट बार विंग के लिप्स पर पैक किया और वहाँ से जा चुकी थी। वही विंग जल्दी जल्दी अपने सारे काम को समेटने लगता है, सभी काम करने लगता है, ताकि शाम को वो अपने दोस्तों से मिलने जा सके या फिर जो कुछ भी वो प्लान करना चाहते हैं वो कर सके। अब लगभग शाम हो चुकी थी और विंग को उस होटल के लिए निकलना था, तो वो अपने कोट को उठा रहा था, अपने सामानों को एक जगह कर रहा था। उस कोट को उठाते समय उस टेबल पर जो फोटो रखी हुई थी उस ओमेगा की, वांग जी की, जो मिस्टर वी से देकर गए थे, वो हवा की वजह से उस कोट को जब विंग ने पहना तो उस कोट से जो हवा हुई उससे वो फोटो नीचे गिर चुकी थी। और विंग जब ये फील देखा तो उस फोटो को देखना नहीं चाहता था, लेकिन विंग की नज़र उस फोटो में जो रेड लिप्स थे जिसके ऊपर एक ब्यूटीफुल सी स्माइल थी, वहाँ पर जाकर अटकी गई थी। विंग ने पूरा फेस नहीं दिखा था, लेकिन उन लिप्स को देखकर, उस स्माइल को देखकर विंग को पता नहीं क्या पर किसी ने खींचा, और विंग उस फोटो को देखने से खुद को रोक ही नहीं पाया। विंग अपने घुटने पर बैठा और उसने उस फोटो को अपने हाथ में उठाया, और विंग ने जब उस फोटो को देखा तो विंग को ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी हेवनली एंजल को देख रहा हो। ये ओमेगा अर्थ का तो हो ही नहीं सकता, वो इतना ब्यूटीफुल लग रहा था। वांग जी ने एक ब्यूटीफुल सी स्काई ब्लू शर्ट पहन रखी थी, एंड वो फोटो शायद तब ली गई थी जब वांग जी सॉन्ग सुन रहा होगा तो उसके कान में ईयरफोन था, और सिर्फ एक ही ईयरफोन था।
और ये फ़ोटो इस गाने में सुनते हुए वांग जी के फेस पर एक हल्की सी स्माइल थी। ये स्माइल नोटिसेबल तो नहीं थी, लेकिन विंग पता नहीं क्यों इस स्माइल को देख सकता था और विंग की नज़रें वो उस फेस पर बस अटक कर रह गई थी। उस फेस को देखकर विंग को ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी एंजल को देख रहा हो। उसके वांग जी के जो बाल थे वो उसके फोरहेड पर आ रहे थे, उसकी आंखों को ढक रहे थे। उसके साथ ही वांग जी का वो फोरहेड, उसकी वो निटेड आईब्रो, उसके वांग जी को ब्यूटीफुल आइज, उसकी वो पॉइंटेड नोज, उसकी सबसे ज़्यादा वो रेड चेरी जैसे वो प्लम्प लिप्स। विंग अपनी नज़रों को उन लिप्स पर से हटा ही नहीं पा रहा था और पता नहीं कि जो उसका जो अल्फा था उसे विंग आज पहली बार एक्साइटेड होता हुआ फील कर सकता था। विंग को खुद नहीं समझ आ रहा था कि आखिर वो इस पर्सन से इतना अट्रैक्टेड हो क्यों रहा है। विंग उस फोटो को लेकर बैठा हुआ था। कब तक ये विंग को खुद पता नहीं चला। विंग को होश तब आया जब उसे अपने फ़ोन के बजने की आवाज़ सुनाई दी। जब विंग को होश आया तो उसने अपने फ़ोन को देखा तो लिटरली उसमें यीफे के 5 मिस कॉल्स थे। और ये देखकर विंग जिसे होश में आया उसे खुद यकीन नहीं हो रहा था। उसने उस फोटो को देखा। विंग ऐसे तो इस फोटो को जब उसने उसके फादर ने दी थी तो विंग ने सोचा था कि वो इस फोटो को फाड़ देगा, उस पर्सन की वो शक्ल तक नहीं देखेगा जो पर्सन उसकी लाइफ को बर्बाद करने वाला है। लेकिन पता नहीं किसी न किसी वजह से विंग ने उस फोटो को अपने ही कोट में रख लिया और उस साइड जिस साइड उसका हार्ट था उसी साइड विंग के कोट में एक पॉकेट था, उसमें उसने उस फोटो को रख लिया और अंदर की तरफ रखा था ताकि कोई देख ना पाए। और विंग ऐसा क्यों कर रहा था ये तो विंग को खुद को नहीं पता था। उसके बाद वो वहाँ से जा चुका था। लगभग आधे घंटे ड्राइविंग करने के बाद वो वहाँ पर पहुँच चुका था जहाँ पर उन सब दोस्तों ने मिलकर मीटिंग करने का फैसला लिया था। जब वो अंदर गया तो रिसेप्शनिस्ट विंग को बहुत अच्छी तरह से जानती है क्योंकि विंग बहुत बार यहाँ पर आता रहता है। तो उसने बस विंग को कुछ नहीं पहुंचा और विंग उस रूम में जा चुका था। जब वो वहाँ पर एंटर हुआ तो उसने देखा कि वहाँ पर शुयंग, नियोसांग, वेनिंग, वेंचिंग और यूफे तीनों ही थे। यूफे ने जैसे ही विंग को देखा तो अपनी जगह पर से खड़ी हुई और उसने जाकर विंग को हक कर लिया। विंग भी यूफे के बालों को सहलाने लगा और विंग ने डोर को लॉक किया और वो ऐसे ही आकर सिंगल हाउस पर बैठ चुके थे। वो दोनों, यूफे अभी विंग की गोद में नहीं बैठी हुई थी, बैठी हुई नीचे थी, लेकिन उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि यूफे विंग की गोद में बैठी हुई है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्लोज थे। और अभी भी यूफे ने विंग को क्या हुआ था। अब ये देखकर वहाँ पर जो लोग थे वेंचिंग, वेनिंग एंड शुएंग को तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन हुईसांग अपनी आंखें रोल कर रहा था। थोड़ी देर तक वहाँ पर कोई कुछ नहीं कहता। तभी यूफे ने उन सबकी तरफ देखते हुए कहा, विंग, मैंने इन सबको बता दिया है कि हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इस शादी को रोकने के लिए हम क्या करें, क्योंकि इस शादी को रोकने के लिए तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर तुम कुछ करोगे, तुम्हारी साइड से तुम्हारे फादर को अगर थोड़ी सी भी भनक पड़ी कि शादी को रोकने के लिए तुमने कुछ किया है तो ज़रूर ही कुछ ना कुछ कर लेंगे, क्योंकि हम सब अंकल को जानते हैं वो कितना ज़्यादा डिटर्मिनेशन है अपनी बातों के लिए। ये सुनकर विंग ने नोट किया। उसके बाद सभी लोग सोच रहे थे कि आखिर उन्हें करना क्या चाहिए। तभी यूफे ने यूफे खड़ी हुई और ये देखकर अचानक खड़ी होने की वजह से सभी ने यूफे की तरफ देखा। यूफे ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, मेरे पास एक आइडिया है कि हम क्या कर सकते हैं, इससे एक तीर में दो शिकार हो जाएंगे। ये सुनकर सभी लोगों ने कन्फ्यूजन में यूफे की तरफ देखा। यूफे फिर से अपनी जगह पर बैठ गए और उसने सबकी तरफ देखते हुए कहा, मेरे पास एक आइडिया है, अगर तुम लोग मेरा साथ दोगे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ये सुनकर वेंचिंग ने कहा, यूफे, क्या मतलब है तुम्हारा? इस पर यूफे ने उन सबकी तरफ देखते हुए कहा, जैसा कि सबको पता है कि 2 दिन बाद शादी है। अब हम बीच में कुछ नहीं कर सकते, ना ही विंग कुछ कर सकता है, लेकिन अगर शादी में ब्राइड ही टाइम पर नहीं पहुँचे, अगर वो ओमेगा शादी में ना पहुँचे, या फिर हम उस ओमेगा को ही चेंज कर दे तो। ये सुनकर सभी लोगों ने कन्फ्यूजन में यूफे की तरफ देखा। तभी वेनिंग ने कहा, यूफे जी, आप कहना क्या चाहती हैं, साफ साफ कहिए। ये सुनकर यूफे ने नोट करते हुए कहा, तो हम उस ओमेगा को किडनैप करेंगे। जैसा कि हम सबको पता है कि शादी विमेंशन में होने वाली है, तो शादी के दिन लेन फैमिली के जितने भी लोग हैं वो विमेंशन आएंगे और वो उस ओमेगा को भी कोई ना कोई रूम तो दिया ही जाएगा विमेंशन में। और जब वो ओमेगा तैयार हो रहा होगा तो हम में से कोई भी जाएगा उस ओमेगा को किडनैप करेगा और उसको विमेंशन से बाहर लेकर आएगा, जहाँ पर हमारा एक और पर्सन खड़ा होगा और हम उसे कार में डालकर कहीं दूर ले जाएंगे, या फिर जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक उसे ऐसी जगह रखेंगे जहाँ से वो शादी के वेन्यू तक ना पहुँच पाए। और
उसको हटाने के बाद मैं ब्राइड की जगह जाऊंगी। जैसा कि वी फैमिली का ट्रेडिशन है कि उन्होंने ज़रूरी टैक्सीडो के साथ कोई वेल भेजा होगा और वो वेल बहुत थिक होगा, इस वजह से किसी को नहीं पता चलेगा कि ब्राइड बदल चुकी है, क्योंकि ब्राइड के हाथों में ग्लव्स होते हैं तो हाथों से भी किसी को कोई पता नहीं चलेगा कि ये अगर एक बॉय है या फिर गर्ल है। और जानती हूँ ये इनअप्रोप्रिएट है, वैसे तो शादी हमारी फेनिस आई क्या, लेकिन अभी यही ठीक है। तो हमें बस उस ओमेगा को किसके पास रखना है यही डिसाइड करना होगा। ये सुनकर सभी लोगों को इफ़े का आइडिया तो पसंद आया था और विंग तो चाहता था कि वो इफ़े से शादी करे। तो उसने इफ़े की तरफ देखते हुए कहा, आइडिया तो अच्छा है, लेकिन उस ओमेगा को किडनैप करेगा कौन, और किडनैप करने के बाद हम उसे रखेंगे कहाँ जहाँ से वो वापस नहीं आ सकते। ये सुनकर सभी लोगों ने थोड़ी देर तक सोचा। फिर से इफ़े ने कहा, मेरे पास एक आइडिया है। वेंचिंग, शुएंग, यहाँ पर जितने भी लोग हैं सभी लोग वी फैमिली के बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो वेन फैमिली भी वी फैमिली के बहुत अच्छे दोस्त है। शादी में वो लोग भी ज़रूर शादी में आएंगे। ये सुनकर वेंचिंग ने नोट किया और कहा, हाँ इनविटेशन हमारी फैमिली में आया है, लिटरली हमारे सब लोग वहाँ पर आएंगे। ये सुनकर रिफे ने नोट करते हुए कहा, तो वेंचिंग इस बात का ध्यान तुम्हें रखना है, तुम अपने भाई वेंशु और वेंचाओ को मना करोगे कि वो शादी में नहीं आए। ये सुनकर वेंचिंग ने अपने आंखों को नेरो करते हुए कहा, और ऐसा क्यों इफ़े? इस पर इफ़े ने कहा, हम इस ओमेगा को किडनैप कर तुम्हारे दोनों भाइयों के पास रखेंगे, जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक वो दोनों इस पर नज़र रखेंगे। ये सुनकर वेंचिंग को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन 3 या 4 लोग थे जिनके फेस पर फ्रोन आया था। वो था, सबसे पहले फ्रोन करने वाला था विंग, दूसरा था हुईसांग जिसके फेस पर सिर्फ फ्रोन नहीं था बल्कि उसके फेस को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है, और तीसरा था वेनिंग, और चौथा था शुएंग जिसे भी ये आइडिया कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आया था। तभी शुएंग ने कहा, ये फई, ये जानते हुए कि वेंचाओ और वेंशु कैसे हैं, तुम उस ओमेगा को उसके घर में कैसे रख सकते हो, वो भी इतने टाइम के लिए जब तक कि शादी नहीं हो जाती। ये बात तुम अच्छी तरह से जानती हो। शादी कोई गुड्डी गुड्डियों का खेल नहीं है कि 1 या 1.5 घंटे में शादी हो जाएगी। बहुत बड़े बिजनेस वर्ल्ड इस शादी में आने वाला है, तो इस शादी को लिटरली पूरा दिन लग जाएगा। तो तुम्हें लगता है कि पूरा दिन हम उन वेन ब्रदर्स की नज़रों में उस ओमेगा को छोड़ सकते हैं? और ये सुनकर वेंचिंग की आंखें नैरो हो गई। उसने शुएंग की तरफ देखते हुए कहा, आखिर तुम कहने क्या चाहते हो शुएंग? मेरे भाइयों से मतलब क्या है तुम्हारा? और वो ओमेगा मेरे भाइयों के पास क्यों नहीं रह सकता? और ये सुनकर शुएंग नर्वस हो चुका था। भले ही वहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए थे वो सब जानते हैं कि वेन फैमिली के दोनों भाई कैसे हैं। दोनों ही अल्फा है और सबसे नीच किस्म के अल्फाज हैं ये लोग, और ये बात सभी लोग जानते हैं। विष्णु धर्म में भी ये बात किसी से छुपी नहीं है कि इन लोगों को ओमेगाओं का शौक है। ये बस कैसे भी है, लेकिन ये अच्छे अल्फाज तो नहीं हैं। और इससे पहले कि शुएंग कुछ कह पाता, वेंग ने भी यीफे की तरफ देखते हुए कहा, यीफे ये ठीक नहीं है, हम उसे किडनैप कर सकते हैं लेकिन हम उसे वेनमेंशन में नहीं रखेंगे। ये सुनकर यीफे ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, और ऐसा क्यों विंग? आखिर तुम्हें उस ओमेगा की ऐसी चिंता क्यों हो रही है? तुमने तो कहा था कि वो गोल्ड डिगर हैं, और आखिर वो इस वी फैमिली में शादी करना है तो इसलिए चाहता है कि वो मैडम वी बन सके, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी का वो मालिक बन सके। क्योंकि ये बात सबको पता है कि तुम एक इकलौते वारिस हो, ऊपर से तुम्हारे फादर ने जो बिज़नेस खड़ा किया है एक वो बिज़नेस है, और एक तुमने जो बिज़नेस खड़ा किया है दूसरा बिज़नेस वो है। तो इतनी बड़ी विरासत को आखिर छोड़ना कौन चाहेगा? वो एक गोल्ड डिगर ही होगा। अगर उसे सिर्फ इन पैसों के लिए तुम्हारे साथ सोने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम उसकी चिंता कर क्यों रहे हो? अगर वेन ब्रदर्स उसके साथ कुछ भी करे। ये सुनकर वेंग की मुठ्ठियाँ बिछ रही थी। उसने खड़े होते हुए कहा, वांग इफई, अपनी हद में रहो। और ये सुनकर इफे सच में डर गई थी, क्योंकि वेंग ने आज से पहले इफे के साथ ऐसे ऊंची आवाज़ में कभी बात नहीं की। और वेंग ने जब देखा कि इफे की आंखों में डर है, उसकी आंखों में आंसू है, तो उसने खुद को कंट्रोल किया। उसने इफे की तरफ देखते हुए कहा, माना कि मैं उस इंसान से नफरत करता हूँ, माना कि मैं शादी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं किसी ओमेगा की लाइफ भी बर्बाद नहीं करना चाहता। यीफे, एक ओमेगा होकर तुम ये सब नहीं कर सकती। वेंचिंग, मुझे ऐसे देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बात तुम भी जानती हो कि तुम्हारे भाई कैसे हैं, बस तुम मानना नहीं चाहती हो। पूरे बिजनेस वर्ल्ड को पता है कि तुम्हारे भाई कैसे हैं। वो ओमेगाओं के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ओमेगाओं के साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो तुम्हें लगता है कि वो उस ओमेगा को पूरे दिन अपने घर में रहेंगे और उसके साथ कुछ नहीं करेंगे? मुझे ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं है। हम उसे किडनैप कर सकते हैं, लेकिन वो वेन फैमिली में नहीं जाएगा, नहीं वो वेन ब्रदर्स के पास होगा। और इसमें अगर तुम्हें ये लगता है कि मैं उस ओमेगा का साथ दे रहा हूँ तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं
उससे बस नफरत करता हूँ, मैं उसकी लाइफ बर्बाद नहीं करना चाहता। एक बार हम दोनों की शादी हो जाए तो उस ओमेगा का वैसे भी हम दोनों से कोई रिश्ता नहीं रहेगा, ना ही हमारी फैमिली से कोई रिश्ता रहेगा। एक बार हम दोनों की शादी होने के बाद मेरे फादर भी कुछ नहीं कर सकते। वो कितने ही ज़्यादा से ज़्यादा दिन नाराज़ हो लेंगे, 1 महीना, 2 महीने, 1 साल, 2 साल, उसके बाद तो वो अपनी नाराज़गी को छोड़ ही देंगे। लेकिन उसके लिए हम किसी भी ओमेगा की लाइफ बर्बाद नहीं कर सकते। ईफे, समझने की कोशिश करो। ये सुनकर ईफे ने विंग की तरफ देखा। वो देख सकती थी कि इस बात पर विंग को मनाना बिल्कुल भी आसान नहीं है, फिर इस बात पर विंग को मनाया ही नहीं जा सकता। इसलिए उसने खुद को शांत किया। उसकी मुट्ठियाँ भी बिछी हुई थी। फिर उसने खुद को शांत करते हुए कहा, तो ठीक है। उसने शुएंग की तरफ देखते हुए कहा, शुएंग, हमारी फैमिली तो शादी में आने वाली है, तो क्या हम तुम्हारे घर पर? तभी शुएंग ने कहा, नहीं, मेरे घर पर उसे नहीं रखा जा सकता। ये सुनकर ईफे ने कहा, और ऐसा क्यों? ये सुनकर शुएंग ने कहा, तुम जानती हो कि हमारे पूरे जितने भी घर वाले हैं वो पूरे ही शादी में नहीं जाने वाले। बहुत सारे लोग हैं जो हमारे घर में रहेंगे और सिक्योरिटी हमारे घर की बहुत ज़्यादा टाइट है, और अगर हम वहाँ पर उसे लेकर जाएंगे तो किसी को न किसी को पता चल जाएगा। और मैं नहीं चाहता कि शादी में कोई प्रॉब्लम हो या फिर कोई और बात हो या सोशल मीडिया पर कोई बात फैले या न्यूज़ में कोई बात आए, तो मैं अपने घर पर उसे नहीं रख सकता। ये सुनकर अब किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं था। तभी हुसैन ने वीफे की तरफ देखा और कहा, वैसे मेरे पूरी फैमिली ही वहाँ पर आने वाली है, तो मैं उसे मैं अपने घर में रख सकता हूँ। और ये सुनकर जैसे ईफे की आंखों में एक मेरी किरण जगी थी जो कि अब बुझने ही वाली थी। उसने हुसैन की तरफ देखते हुए कहा, थैंक यू सो मच हुसैन, तुमने आज हमारी बहुत बड़ी मदद की है। तो प्लान डिस्कस हो चुका था, लेकिन वेंचिंग, शुएन, वेनिंग और वींग को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हुसैन ने मदद करने के लिए हाँ क्यों कहा है, क्योंकि उन सबको पता है कि ईफई को वे हुसैन को ज़्यादा पसंद नहीं करता है, और ये शुरू से ही वींग को पता था। और इसीलिए वो हुसैन, जब भी वो लोग मिलते हैं और ईफे नहीं होती तो वो ईफे की बातें करता है, नहीं ये शुएन के वह हुसैन के सामने। लेकिन अभी हुसैन ने खुद मदद करने के लिए कहा। ये उन चारों को पच नहीं रहा था, लेकिन अभी उनके पास सोचने का ज़्यादा टाइम नहीं था। तो ये डिस्कस हो चुका था कि सब जितने लेन फैमिली को कोई ना कोई उस पार्टी में बिजी रखेगा, और जब वो ग्रूम अकेला होगा, जब भी वो ओमेगा अकेला होगा, तो शुएंग उस ओमेगा के पास जाएगा, उसे बेहोश करेगा, और उसके बाद हुईसांग जो बाहर कार के साथ खड़ा रहेगा उसमें डालेंगे और उसको हुईसांग के घर पर लेकर जाएंगे। उसके बाद यीफई उस ओमेगा की जगह जाएगी, उसी तरह तैयार होगी और असल में वो विंग के साथ शादी करेगी। पूरा प्लान हो चुका था, एंड अब बस इसे एग्जीक्यूट करने की बारी थी। शादी में जो 1 दिन बचा था वो भी बिल्कुल किसी पलक झपकाने की तरह ही जा चुका था, और आज शादी का दिन था। पूरे विमेन को बहुत ब्यूटीफुली डेकोरेटेड किया गया था। बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन शादी में आने वाले थे, एंड और भी बहुत सारे स्टार सेलिब्रिटीज़, पॉलिटिशियंस, बहुत सारे लोग शादी में आने वाले थे। तो उसी तरीके से उस पूरे घर को डेकोरेट किया गया था, एंड उसे देखकर ही लग रहा था कि हाँ, वी फैमिली कितनी रिच है, कितनी रॉयल फैमिली है। कोई भी देखकर यही कहता, अगर उस डेकोरेशन को कोई भी देखता, उस तैयारियों को कोई भी देखता। वहीं लेन फैमिली को सुबह ही विमेंस ने बुला लिया गया था, क्योंकि वांग जी को यहीं पर तैयार होना था, एंड लेन फैमिली शादी यही होने वाली थी। वी फैमिली के पास एक बहुत बड़ा गार्डन है जहाँ पर ये शादी होने वाली थी, तो इसीलिए लेन फैमिली को जल्दी ही यहाँ पर बुला लिया गया था, और वांग जी तैयार हो रहा था। वही विंग, जो कल रात से ही पता नहीं क्यों परेशान लग रहा था। उस रात के बाद जब उन्होंने वो प्लान बनाया था, जब वो घर आया था और जब उसने अपने कोट को उतारा था, तो उसने उस फोटो को निकाल कर फिर से देखा था, और पता नहीं क्यों पर कुछ तो विंग को अलग लग रहा था। कुछ तो था जो विंग के साथ बदला था, और विंग को ये समझ में नहीं आ रहा था। उसे खुश होना चाहिए, उसे बहुत ज़्यादा खुश होना चाहिए कि उसकी शादी ईफे से हो जाएगी। जो सपना उसने इतने सालों से देखा था वो उसका सपना पूरा हो जाएगा, और इसमें उसके फादर भी उस पर इल्ज़ाम नहीं लगा पाएंगे। वो कह देगा कि ईफे उससे शादी करना चाहती थी, या फिर उसके इसीलिए ईफे ने उससे शादी कर ली है, और अब कोई रास्ता भी नहीं बचा है, तो उसे ईफे को अपनी वाइफ मानना ही पड़ेगा, क्योंकि सभी लोगों को पता है और सभी लोग जानते हैं कि विंग की शादी किससे हुई है। तो इसीलिए अब विंग के पास खुश होने के बहुत सारे रीजंस थे, लेकिन फिर भी विंग खुश नहीं था। एक अजीब सा डर, अजीब सा खालीपन विंग के दिल में था, जो कि विंग को नहीं समझ आ रहा था कि उसे इसे भरना कैसे है। यही सोचते हुए विंग कल रात को सोया था, और आज जब उसकी शादी थी तो भी पता नहीं वो इतना खुश नहीं था। विंग ने अपना टक्सीडो पहन लिया था। उस ब्लैक सूट में विंग सच में बहुत ज़्यादा ही हैंडसम लग रहा था। उसके फेस पर हल्का सा टचअप दिया गया था, और अब वो उस एसल में जाने के लिए, वहाँ जाने के लिए जहाँ पर उसकी शादी होने वाली थी, वो पूरी तरह से तैयार था। वहीं दूसरी तरफ
उसके सभी फ्रेंड्स अब रूम में आ चुके थे। यीफे ने जब विंग को देखा तो इमोशनल हो गई और वो खुद को विंग को करने से रोक नहीं पाई। और विंग ने भी जब यीफे को देखा कि यीफे इमोशनल हो गई तो उसने भी यीफे को कर लिया। और उसने यीफे तभी वेनचिंग ने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, लव बर्ड्स, यहाँ पर तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है, और वैसे तो थोड़ी देर बाद तुम दोनों की शादी होने ही वाली है। श्वेंग, अपने काम पर लग जाओ। मैं जाती हूँ और मिस्टर एंड मिसेस लेन को उलझा कर रखती हूँ तब तक, जब तक कि तुम उसे किडनैप नहीं कर लेते। किडनैप करने के बाद तुम मुझे सिग्नल दे देना। ये सुनकर शुएंग ने बस नोट किया और वहाँ से जा चुका था। वे तीनों चारों में से वो ओमेगा किसी को नहीं पसंद था। ना तो वो वेनिंग को पसंद आ रहा था, ना ही शुएंग को पसंद था, ना ही वेंचिंग को पसंद था, क्योंकि वो देख सकते थे कि उस ओमेगा की वजह से उन दोनों के जो दोस्त थे उनकी लाइफ में कितना पेन है, कितना दर्द आ रहा है। तो इसीलिए वो ओमेगा किसी को ज़्यादा पसंद नहीं था। शुएंग ने ये सोच लिया था कि वो जाएगा, उस ओमेगा को बेहोश करेगा और वहाँ से वो उसे बस बाहर लेकर आ जाएगा। लेकिन क्या वो इतना आसान था? शुएंग अब उस ओमेगा के रूम के बाहर खड़ा हुआ था, वांग जी के रूम के बाहर। अभी तक वांग जी को उस ओमेगा का नाम तक नहीं पता था कि आखिर उस ओमेगा का नाम क्या है। बस उसे ये पता था कि लेन फैमिली से है, वो ओमेगा इकलौता चाइल्ड है। इसके अलावा उसे कुछ ज़्यादा उस ओमेगा के बारे में पता नहीं था। वो अभी भी अपनी जगह पर ही खड़ा हो। तो फिर उसने वो नॉक करना चाहता था, लेकिन जैसे ही वो नॉक करने ही वाला था तभी उस रूम का डोर ओपन हुआ और सामने जो पर्सन खड़ा हुआ था, एक पल के लिए शुएंग अपनी जगह पर स्टक हो गया उस पर्सन को देखकर, और वो पर्सन भी कन्फ्यूजन में शुएंग को ही देख रहा था। शुएंग उस पर्सन में इतना ज़्यादा खो गया था कि उस पर्सन के 3 से 4 बार आवाज़ें देने के बाद भी शुएंग को होश नहीं आया। तो उस पर्सन ने थोड़ी सी हाई वॉइस में कहा, एक्सक्यूज मी मिस्टर, आपको क्या चाहिए, आप यहाँ क्या कर रहे हो? और ये सुनकर फिर जाकर शुएंग को होश आया और उसने सामने वाले पर्सन की तरफ देखा और फिर उसने अपने चारों तरफ देखा कि आखिर वो है कहाँ। और धीरे धीरे उसे याद आया कि वो यहाँ पर क्यों आया है। उसने उस सामने वाले पर्सन की तरफ देखते हुए कहा, मैं ओ मैं वो मैं ये सुनकर उस सामने पर्सन ने कहा, तुम क्या बकरी हो? मैं क्यों कर रहे हो? आगे को तो कुछ बोलो। ये सुनकर शुएंग ने उस पर्सन की तरफ देखते हुए कहा, हे, मैं कोई बकरी नहीं हूँ, वो तुम्हें बस। ये सुनकर सामने वाले पर्सन ने स्मिक करते हुए कहा, जो कि और कोई नहीं बल्कि शाओ शिनचैन था। शिनचैन ने उस पर्सन की तरफ देखते हुए कहा, पर तुम्हें देखकर तो मुझे यही लग रहा है कि तुम किसी बकरी की प्रजाति के हो। तुम ऐसे ऐसे अटक क्यों रहे हो, और हो कौन तुम, यहाँ क्या कर क्या रहे हो? ये सुनकर शुएंग ने शिनचैन की तरफ देखा। तभी उसे उन दोनों किसी की आवाज़ सुनाई दी। वांग जी ने अंदर से कहा, शिंग, कौन आया है? और ये आवाज़ सुनकर एक पल के लिए शुएंग अपनी जगह पर ही रुक गया और साफ शिनचैन जो सवाल पूछे जा रहा था। उसके बाद उसे रियलाइज नहीं, उसने साफ शिनचैन को थोड़ा साइड किया और फिर वो अंदर चला गया। और जब उसने वांग जी को देखा तो उसके माउथ से एक शब्द निकला, वांग जी। और ये सुनकर वांग जी ने जब ये फेमिलियर वॉइस सुनी तो वो भी घुमा और उसने शुएंग की तरफ देखते हुए कहा, येंगा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? और ये सुनकर शुएंग ने कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? इस पर शाओ शिनचैन ने शुएंग की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम अपना दिमाग घर पर छोड़ कर आए हो? तुम ब्राइड के रूम में खड़े हो और तुम मुझसे ये पूछ रहे हो कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है? आज शादी होने वाली है और ये सेकंड रूम है। ये सुनकर शुएंग अपनी जगह पर स्टैंड खड़ा हो गया। उसने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, वांग जी, तुम्हारी शादी होने वाली है? ये सुनकर वांग जी ने नोट किया, उस फेमस बिजनेसमैन विभूषण से तुम्हारी शादी होने वाली है? ये सुनकर वांग जी ने फिर से नोट किया। तभी शाओ शिनचैन ने वांग जी और शुएंग के बीच में आते हुए कहा, लगता है तुम सच में पागल हो गए हो, तुम अपना दिमाग कहीं बेच कर आए हो, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तो मिस्टर, तुम बताओगे कि कौन हो या फिर मैं गार्ड्स को बुलाऊं ताकि वो तुम्हें उठाकर बाहर फेंक सके? और ये सुनकर शुएंग ने शिनचैन की तरफ देखा और फिर वो वांग जी की तरफ देख रहा था। उसे नहीं समझ आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। वो जिस ओमेगा को गोल्ड डिगर बोल रहा था, वो जिस ओमेगा को चीप समझ रहा था, जो बस पैसे के लिए विंग से शादी करना चाहती है, और जब अब उस ओमेगा का शुएंग को पता लगा है तो उसे नहीं समझ रहा था उसे सोचना क्या चाहिए। इस ओमेगा को वो बहुत अच्छी तरह से जानता है। तभी शिनचैन ने वांग जी की तरफ घूमते हुए कहा, जी, ये कौन है और तुम इसे कैसे जानती हो? मैंने तो आज तक कभी इसे तुम्हारे आसपास नहीं देखा। ये सुनकर वांग जी ने शिनचैन की तरफ देखते हुए कहा, श्रृंगा, मैंने कुछ महीनों पहले आपसे वो बात की थी जब मुझे एक पर्सन मिला था, एक अल्फा, उस पार्क के पास में। ये सुनकर शिनचैन ने कहा, हाँ, तुमने कहा था, मुझे ये मत कहना कि ये वो है। ये सुनकर वांग जी ने बस नोट किया। तभी उस पूरे रूम में जोर जोर से हंसने की आवाज़ें गूंज जाती है और ये देखकर शुएंग और वांग जी दोनों ही कन्फ्यूजन में शिनचैन को देख रहे थे। शिनचैन ने शुएंग की तरफ देखते हुए कहा, वांग जी, तुम इस इडियट अल्फा की बात कर रहे थे,
मुझे लगा था कि तुम जिस तरह से उसे बता रहे थे वो कोई इंटेलिजेंट अल्फा होगा, तुम इसके बारे में बात कर रहे थे। और ये सुनकर तो शुएंग ने कहा, हे तुम्हारा मतलब क्या है इंटेलिजेंट अल्फा होगा? तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ़ हूँ? इस पर शाओशन चेन ने शुएंग की तरफ देखते हुए कहा, मुझे तो तुम बेवकूफ़ ही लगते हो। कब से तुम यहाँ पर आए हुए हो, तुम्हें ये तक नहीं पता कि रूम किसका है, शादी किसकी होने वाली है, और यहाँ आकर तुम बता तक नहीं रहे हो कि तुम हो कौन। इस पर शुएंग ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, वो मैं व्यूशन का दोस्त हूँ। और ये सुनकर एक पल के शाओशन चेन और वांग जी दोनों ही अपनी जगह पर स्टंट हो गए थे। उन्होंने शुएंग की तरफ देखा, वो लोग बात कर ही रहे थे, लेकिन तभी डोर पर नॉक हुआ और मिस्टर एंड मिसेस लेन अंदर आ चुके थे। और ये देखकर शुएंग को ऐसा लग रहा था जैसे तो अब तो उसकी जो दुनिया है वही पलटने वाली है, क्योंकि जिस काम के लिए वो यहाँ पर आया था वो काम तो हुआ ही नहीं है। वो वांग जी को किडनैप नहीं कर पाया है, और वो किडनैप कैसे करे जबकि वो वांग जी को बहुत अच्छी तरह से जानता है। और अब वो पता नहीं क्यों वो किडनैप करना ही नहीं चाह रहा है वांग जी को, लेकिन वो जानता है ये गलत उसे किडनैप करना होगा। लेकिन अब मिस्टर एंड मिसेस वी आ चुके थे, उसके साथ ही मिस्टर वी भी आ चुके थे, एंड लेन फैमिली और वी फैमिली वहीं पर ही थी। तो अब तो वांग जी को किडनैप करने का जो वो था वो बन ही नहीं सकता था कहीं से। तो श्रेयंग हेल्पलेसली वहाँ से जा चुका था। अब वो पार्टी में तो वापस नहीं जा सकता था, क्योंकि वो जानता है कि विंग की वो होपफुल गेज उस पर ही होगी, और विंग की उन होपफुल गेज को टूटते हुए नहीं देखना चाहता था। तो इसीलिए वो सीधा पार्टी से निकल कर वहाँ गया जहाँ पर हुई शांग था, और उसने हुई शांग को सारी बात बताई कि वो वांग से कैसे मिला था। और जब वो शांग ने ये सुना और उसे पता चला कि ये किडनैपिंग नहीं होने वाली है, तब वो सांग और शिवेंग के पास दोनों के पास कोई भी चारा था ही नहीं। वही वेंचिंग इंतज़ार कर रही थी। वेंचिंग को लगा था कि शायद किडनैपिंग हो गई होगी और यिफई अब नई ब्राइड होगी, लेकिन अचानक यिफई खुद शादी से गायब हो चुकी थी और ये बात किसी को पता ही नहीं चली। फिर क्या था, वांग जी को अपना वेल पहनाया गया और वांग जी एसल में जा चुका था। एसल में जाने के बाद वांग जी ने देखा कि वहाँ पर बहुत सारे लोग थे, और वांग जी एक ऐसा पर्सन है जिसे ज़्यादा लोगों की आदत नहीं है, अपने आसपास ज़्यादा लोग उसे भी ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन वो जानता है कि वी फैमिली की रेपुटेशन कितनी है, वी फैमिली की रिस्पेक्ट सब लोग कितनी करते हैं, या फिर कहें कि वी फैमिली के पास जो वेल्थ है उसकी रिस्पेक्ट लोग कितना करते हैं। इसलिए वांग जी ने अपने फादर के हाथ को टाइटली होल्ड कर रखा था। मिस्टर लेन वांग जी को एसल तक लेकर जहाँ पर विंग खड़ा हुआ था, विंग के फेस को देखकर न तो ये लग रहा था कि वो सामने वाले पर्सन को देखकर खुश हैं, न उसके फेस को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो परेशान है। पता नहीं क्या, पर विंग के फेस पर एक्सप्रेशन ऐसे थे कि कोई समझ ही नहीं सकता था, और इतने कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशंस वी फैमिली और वेंचिंग सबसे पहली बार देख रहे थे। और वेंचिंग को तो समझ में नहीं आ रहा था कि हुई सांग और शुएंग है कहाँ, वो दोनों यहाँ पर है क्यों नहीं। शायद वो लोग वांग जी को लेकर गए होंगे और वापस आने में टाइम लग रहा होगा, ये यिफई होगी। वेंचिंग को तो ये लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ अब मिस्टर लेन वांग जी को वहाँ पर ले जा चुके थे। मिस्टर लेन ने वांग जी के हाथ को विंग के हाथ में देते हुए कहा, मिस्टर वी प्लीज़ मेरे बेटे का ध्यान रखना। मैंने अपने बेटे को बिल्कुल किसी प्रिंस की तरह पाला है, तो प्लीज़ उसका ध्यान रखना। और ये सुनकर विंग ने पता नहीं क्यों पर ऑटोमेटिकली नोट कर दिया और अपने हाथ को वांग जी के हाथ की तरफ बढ़ा दिया। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर वी की आंखों में आंसू थे, मिस्टर लेन की आंखों में और मिसेस लेन की आंखों में आंसू थे। वांग जी पहली बार उनसे इतना दूर जा रहा था। फाइनली शादी स्टार्ट हो चुकी थी, और पहले विंग ने वो लिए। विंग ने जितने भी वोट्स लेने होते हैं वो अपने वोट्स लिए, एक रिंग वांग जी के हाथ में स्लाइड कर दी। अब बारी वांग जी की थी और विंग इम्पेशेंटली वेट कर रहा था। जब वोट्स लेने की बारी आई और जब वांग जी की आवाज़ विंग ने सुनी, तो ये सुनकर विंग अपनी जगह पर ही फ्रोज हो चुका था। उसे नहीं पता उसे अभी क्या फील करना चाहिए। सामने यिफई नहीं थी, क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि आवाज़ यिफई की नहीं है, और यिफई कितनी कोशिश कर ले वो इतनी परफेक्ट आवाज़ एक एक मेल की परफेक्ट आवाज़ तो यिफई निकालने से रही। पहले तो उसे लगा था कि यिफई कुछ ना कुछ कर लेगी, और अभी भी विंग को शायद यही लग रहा था कि शायद यिफई ने कुछ ना कुछ किया होगा, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ यिफई ने किया होगा जिससे वो आवाज़ बदल सके, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह से जानती है क्योंकि अगर वो अपनी आवाज़ में बात करेगी तो वो तुरंत पकड़ा जाएगा और शादी नहीं होगी। तो विंग को लगा कि शायद यिफई ने कुछ किया होगा। उसके बाद वांग जी ने अपने वोट्स लिए और रिंग विंग को पहनाए। अब वो शादी कंप्लीट हो चुकी थी। उसके बाद एक बहुत बड़ा सा बैंक्वेट रखा गया जिसमें बहुत सारे बिजनेसमैन थे, विंग के भी जो बिजनेस पार्टनर्स थे वो आए। उन्होंने विंग को ब्लेसिंग्स दी, विंग को कांग्रेट्स किया। वेंचिंग भी आया उसने, और अचानक ही उसने यिफई को कर लिया, उसके ईयर में विस्पर करते हुए कहा,
कांग्रेस प्रिंसेस, तुम्हारी शादी विंग से हो चुकी है जैसा कि तुम चाहती थी, और अब तुम्हारे बीच में कोई ओमेगा नहीं आएगा। और मुझे लगता है कि शुएंग और हुई सांग उस ओमेगा को लेकर अब तक तो बहुत दूर जा चुके होंगे और वो तुम्हारी लाइफ में दोबारा कभी नहीं आएगा। तो तुम आज अपनी लव ऑफ लाइफ के साथ अपनी वेडिंग नाइट स्पेंड करना। ये बोलकर उसने ईफे की तरफ विंक किया। ये जानकर कि वो ईफे है, वही दूसरी तरफ वांग जी ने जब ये सुना तो वांग जी अपनी जगह पर ही स्टिफ हो चुका था, क्योंकि और वो बैंक्वेट चला 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 और अब लिटरली रात हो चुकी थी और अब जाकर सभी लोग गेस्ट जा चुके थे। मिस्टर एंड मिसेस लेन ने भी वांग जी को अलविदा कहा और वो भी वहाँ से जा चुकी थी और वांग जी को विंग के रूम में लाया जा चुका था। सर्वेंट से लेकर आए थे क्योंकि मिसेस वी तो वांग जी को नहीं लेकर आए थे। वांग जी का जो घर में वेलकम था वो मिस्टर वी ने किया था, विंग वहाँ पर नहीं था। विंग अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक करने जा चुका था। तब जाकर शुएंग और रुई वापस आ चुके थे। वो विंग से माफ़ी मांगना चाहते थे, वो करना चाहते थे कि वो जो करना चाहते थे वो नहीं हुआ था, लेकिन विंग को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ सुनना ही नहीं चाहता और उसे लग रहा था जैसे शादी ईफे की हुई, क्योंकि आने के साथ ही विंचिंग ने कहा था कि तुम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है, फाइनली ईफे की शादी हो चुकी है। क्योंकि विंचिंग भी यही लग रहा था कि किडनैप हो चुका है वांग जी, अगर किडनैप नहीं हुआ होता तो उन्हें ईफे उस पार्टी हॉल में दिखती, कहीं ना कहीं तो दिखती, लेकिन ईफे उन्हें दिखी नहीं। तो इसका मतलब वेंचिंग को तो यही लग रहा था कि शादी ईफे और विंग की हुई है, जबकि असलियत ये थी कि शादी वांग जी और विंग की हुई थी। अब विंग बहुत देर तक अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक करता है और जब शुएंग और रुईसांग को ये बातें पता चली थी तो उन्होंने भी कुछ कहा नहीं था और उन्हें पता था कि एक न एक दिन ये बात सामने आई जानी है, तो फालतू ये अभी जो ये मोमेंट है उसे क्यों खोए और जो फ्री की ड्रिंक मिल रही है उसे भी क्यों, तो इसीलिए वो भी ड्रिंक करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ बहुत देर तक ड्रिंक करने के बाद अब विंग का अपने रूम में जाने का टाइम आ चुका था। विंग लड़खड़ाता हुआ धीरे धीरे सही अपने रूम में जा चुका था। जब अपने रूम में गया तो उसे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी सेंट फील हुई, एक सैंडलवुड सेंट। ऊपर से वहाँ पर जितने भी उस पूरे रूम को रेड कैंडल्स, रेड कर्टेन से सजाया गया था और बेड की बेडशीट तो वो भी लाल थी और वहाँ पर बहुत ज़्यादा रोज़ पेटल्स बिखरे हुए थे और उसी बेड के ऊपर वांग जी बैठा हुआ था। विंग की नज़रों में ईफे बैठी हुई थी, इसलिए वो अपने लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ ही वांग जी के सामने गया और उसने वांग जी के पूरे फेस को अपने हाथ में ले लिया। उसने अभी तक उसका वेल नहीं हटाया था तो इसीलिए विंग को नहीं पता था कि ये वांग जी है। उसने उस वेल के थ्रू ही वांग जी की आंखों में देखते हुए कहा, फाइनली वो दिन आ चुका है जिसका मैं कब से इंतज़ार कर रहा था। अब हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। फादर कितना ही चाहे वो हम दोनों को अलग नहीं कर सकते। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ वांग ईफे। नहीं नहीं नहीं, अब तुम वी ईफे हो। अब तुम्हारे साथ मेरा नाम जुड़ेगा। मैं आज बहुत खुश हूँ, मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ। और अब हम दोनों जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे वो चीज़ फाइनली हो चुकी है। हम दोनों ने एक दूसरे से इतने सालों से प्यार किया है और शायद हमारे प्यार को देखकर गॉड ने भी हमारी बात सुननी है और आज हम दोनों की शादी सबके सामने और सबकी ब्लेसिंग्स के साथ हुई है। मैं आज सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये बोलते हुए विंग ने उस वेल को हटा दिया था, लेकिन जैसे ही विंग ने सामने वाले पर्सन के फेस को देखा, विंग 2 कदम पीछे चला गया क्योंकि वहाँ पर ईफे नहीं थी। ऑफकोर्स वहाँ पर वांग जी था जिसकी आंखों में अब आंसू थे। आंसू बस बहे जा रहे थे। वांग जी को खुद नहीं पता कि उसके आंखों में आंसू बह क्यों रहे थे और वो अपनी जगह पर ही खड़ा हो गया और विंग की तरफ देख रहा था। वही विंग जिसे वीफे यहाँ पर सामने नहीं दिखी हुई थी, विंग ड्रंक था। उसने लेन वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, तुम तु, तु, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी ईफे कहाँ है? क्या किया है तुमने इसके साथ? वो कहाँ है और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरे रूम में आने की? तुम खुद को समझते क्या हो जो तुम मेरे रूम में आ चुके हो? और ये सुनकर तो वांग जी को ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैरों तले ज़मीन खिसक रही हो। उसे नहीं समझ आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। उसके दिमाग में इतना कुछ हो रहा था कि वांग जी को बस लग रहा था कि वो अभी फेंट हो जाएगा। तो हे एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। आपको पहला पार्ट इस एफएफ का कैसा लगा? तो ये पार्ट जैसा भी लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और आपको क्या लगता है कि शुएंग और वांग जी का आखिर रिश्ता क्या है कि शुएंग वांग जी को किडनैप नहीं कर पाया? दूसरी बात, आखिर यीफे बीच में कहाँ से गायब हो चुकी थी? तीसरी बात, अब जब विंग को पता चल गया है कि ये
वीफई नहीं है, वांग जी है। तो वो क्या करेगा, और वांग जी को ये पता चल गया है, 2 बार वांग जी को ये बात पता चली है कि विंग यीफई नाम की लड़की से प्यार करता है। कोई ओमेगा है जिसका नाम यीफई है, उससे ये पर्सन प्यार करता है। तो वांग जी की हालत क्या होगी, और आखिर वांग जी की आंखों में आंसू क्यों थे, क्योंकि वांग जी ने तो कभी विंग से प्यार किया ही नहीं। तो आखिर इतना सब कुछ है। तो आपको क्या लगता है कि क्या हो सकता है? जो भी आपके थॉट्स हो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट करना। और इस एफएफ पर मैं आपको 175 लाइक्स का टारगेट दे रही हूँ। अगर 2 दिन में वो जो लाइक्स है वो कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँगी। एंड जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे उतनी जल्दी भी इसका पार्ट नेक्स्ट आएगा। आप जितने भी थॉट्स हो इस स्टोरी को सुनने के बाद, जो भी थॉट्स हो आपके, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स को पढ़ती हूँ। आजकल बिजी हूँ इसीलिए आपके कमेंट्स का रिप्लाई नहीं दे पा रही हूँ, लेकिन आपके कमेंट्स को मैं पढ़ती हूँ, बहुत अप्रिशिएट भी करती हूँ जो लोग भी कमेंट करते हैं। तो प्लीज़ प्लीज़ अब कमेंट करना, अपना प्रीशियस कमेंट, अपना प्रीशियस थॉट ज़रूर छोड़ कर जाना, और बताना कि आगे क्या होने वाला है। क्या विंग सच में वांग जी की लाइफ को हेल बना देगा, जैसा कि उसने कहा था, जैसा कि उसने खुद से प्रॉमिस किया था। तो नेक्स्ट चैप्टर्स और भी ज़्यादा रोमांचक होने वाले हैं, और भी ज़्यादा धमाकेदार होने वाले हैं। तो आपके एफएफ जैसा भी लगा हो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।